भिन्न वैचारिक संदेशों को अपने विभिन्न रूपों में संजोती रही, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, वास्तुकला हो या कला का कोई भी क्षेत्र हो। तो जो हमें कलागत परिवर्तन दिखते हैं, वह कलागत परिवर्तन जिसे हम शैली कह के मुक्त हो जाते हैं, वस्तुतः वो केवल शैली नहीं, वो अपने काल के सापेक्ष चलने वाला वह प्रस्थान बिंदु है जहां से कोई विचारधारा जो सोशल स्ट्रक्चर में अनुवादित होती है, प्रतिपादित होती है और उसका मूर्त रूपांतरण हमें कला में दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कुषाण पीरियड को लूँ, तो कुषाण पीरियड को अगर हम बहुत ध्यान से देखें, इतिहास की दृष्टि से देखें, तो वो दो कल्चर का मिलन था। एक तरफ विदेशी शासक और दूसरी तरफ भारतीय परिवेश। और इस परिवेश में जब हम पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने दोनों के साथ एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, जिसका सबसे सुंदर उदाहरण मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त जो आयाग पट्ट है, जिसे पूजा शिला पट्ट या टैबलेट ऑफ होमेज कहते हैं आप, उस पर एक इंस्क्रिप्शन आता है और वो इंस्क्रिप्शन कहता है सब जन हितय सब जन सुखय, यानी वेलफेयर फॉर ऑल और हैप्पीनेस फॉर ऑल। और ये केवल कुषाण काल में नहीं उत्पन्न हुआ, बल्कि ये जो हमारी वेदों की परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, माता भूमि, पृथ्वी भूमि, और उसे माता से जो कनेक्ट किया गया, वो कहीं न कहीं उसी विचारधारा का एक मूर्त रूपांतरण हमारे सामने आता है। और इस प्रकार उसी आयाग पर अष्ट मांगलिक चिन्ह हमें दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो भी यात्रा रही है, पूरे विश्व की यात्रा रही है, अगर हम सोशल डिजाइनिंग के रूप में देखें तो वह प्रतीकों से शुरू होती है और मूर्त तक आती है। ये प्रतीक से मूर्त तक की जो यात्रा है, वस्तुतः ये विचारों का ही वह समागम था, जो क्रमशः व्यक्ति के सामाजिकरण, जितना उसका सामाजिकरण होता गया, वैसे वैसे उसमें बदलाव हम आते हुए देखते हैं। दूसरी बात, अगर हम पूरे सिनारियो को उठा के देखें तो हम पहले देखते हैं कि हमारी हमारी जो नीड्स थे, व्यक्ति की जो नीड्स थी, एक तरफ भोजन था तो आखेट के चिन्ह आखेट के दृश्य बन रहे थे, लेकिन आखेट मात्रा में हुई तब ईश्वरीय तत्व आ जाते हैं, तो प्रकृति तत्व आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, जहां पे तर्क आना शुरू होता है, बहुदेववाद की स्थिति आती है, तो तमाम देवी देवताओं का अंकन शुरू होता है। लेकिन हम मध्यकाल तक आते आते देखते हैं, मध्य काल तक हमारी आवाज पहुंच रही है सब तक? तो मध्यकाल तक हम आते आते देखते हैं कि मनुष्य ने केवल देवता या धर्म को ही प्रमुख मानना नहीं शुरू किया, बल्कि उसके लिए ह्यूमैनिटी भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गई। और यही कारण था कि ह्यूमन फिगर और डिवाइन फिगर दोनों संपृक्त होने लगते हैं। और 1920 के बीच में एक और चेंज आता है, सोशल चेंज आता है, जहां पर केवल और केवल मनुष्य सामने आने नजर आने लगता है। और फिर हम अंतिम या आधुनिक काल में देखें तो कला और सूक्ष्मतर होती चली जाती है, और वहां पर हमें एब्स्ट्रैक्ट के रूप में प्रकृति के वह मूल तत्वों की ही हम चर्चा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर यह समय, काल, परिस्थिति और मनुष्य की जागृति पे ही आधारित है सोशल डिजाइनिंग। ये कोई अलग से बात नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य का वैचारिक विकास होता है, कला भी अपने आप को वैसे ही विकसित करती रहती है, अपना रूप बदलती रहती है, अपने तमाम रूपों में वो प्रकट होती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत सार्थक बातें आपने कही और लगा कि आपके काल से चीजों को बताने का प्रयास किया कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस कला में। अब मैं अमरेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर अमरेश कुमार जी से, कि सर वो बताएं कि इसी संदर्भ में अगर मूर्ति कलाओं के हम इतिहास के बारे में जाते हैं तो किस तरीके से कला के द्वारा किस दौर में क्या क्या चीजें बदली, अगर इस पे कुछ करें। और फिर इसी कंटिन्यूएशन में मैं डॉक्टर उदीप्ति के पास जाऊंगा कि वो व्यवहारिक कला के नजरिए से बदलावों को बताने का प्रयास। ऊपर आ जाओ, फर्स्ट फ्लोर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर। और जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो मौर्य काल से ही जब हम स्कल्पचर का स्वरूप देखते हैं तो मौर्य काल में दो तरह का स्वरूप देखते हैं, एक राजसी देखते हैं, एक लोक देखते हैं। लोक में लोक का पहनावा देखने को मिलता है और राजसी में राजसी देखने को मिलता है। और इसके बाद शुंग, कुषाण, गुप्ता पीरियड के जो मूर्तियां देखते हैं उसमें भी उस समय का जो सामाजिक ओहदा था वो सारा कुछ दिखता है कि इंडियन स्कल्पचर में हम देखते हैं कि बीच में एक बड़ी आकृति है और उसके आजू बाजू में छोटी छोटी आकृतियां बनी है। तो सामाजिक जो परिवेश था, जो उसका स्टेटस था, उसके अनुसार ही उसमें मानव फिगर का स्थान दिया गया है। पगड़ी होता था, पगड़ी का भी अपना एक स्टेटस होता था और किस तरह का केस समाज के किस, ये भी डिवाइडेड था। तो कला के अंदर तो जो भी समाज होता है उसका पूरा प्रतीक दिखता है। हर पीरियड में अपने अपने तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इतिहास का अपना एक पक्ष रहा और दूसरी तरफ मॉडर्न एरा का भी अपना पक्ष रहा। मॉडर्न एरा में भी देखते हैं कि जब प्रभाववाद से देखना शुरू करते हैं और रियलिज्म पर काम होना शुरू होता है तो देखते हैं कैसे स्वरूप बदलता जाता है और धीरे 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 हम समाज के जो निचले तबके हैं उनकी आकृतियां बनने स्टार्ट हो जाती है। तो हर पीरियड में जिसकी जो आवश्यकता होती थी वो कलाकृति में दिखता है। अब मॉडर्न एरा में ही देखेंगे कि समाज में आप जब कंस्ट्रक्टिविज्म आया तो भी देखते हैं कि रसिया के जो भी खिलाफ लोगों को काम करना था तो सारे आर्टिस्ट वहां से उनको हटना पड़ा। उनको लगता था कि ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। और भारतीय परिवेश में देखें कि आज भी यदि राजनीतिक माहौल में यदि आप कोई ब्लैक कपड़ा पहन के चले जाए तो आपको वहां से किनारे किया जाएगा। तो हर पीरियड का अपना एक अलग अलग महत्व रहता है और उसमें उन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो फिर ज्वेलरी से भी देखते हैं कि ज्वेलरी से भी सामाजिक स्टेटस का पता चलता है कि किस तरह का ज्वेलरी कौन कौन लोग पहनते थे। फिर भरहुत में भी देखते हैं कि आप देखेंगे भरहुत में कि जो जन समान के क्रियाकलाप थे वो देखने को मिलता है। मौर्य काल में जब देखते हैं कि मौर्य काल की बहुत सारी जो छोटी छोटी टेराकोटा की स्टैचू थी उसमें भी केश विन्यास देखने को काफी कुछ मिलता है। तो हर पीरियड का अपना अपना एक स्वरूप रहा है, वहां का जो सामाजिक परिवेश रहा है उसका प्रतिबिंब दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर उदीप्ति जायसवाल जी से कि वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि इन्हीं कला फॉर्म में जो फॉर्म है व्यवहारिक कला या अप्लाइड आर्ट्स जिसको बोलते हैं, या उस तरीके की जो कलाएं हैं कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स में, उनमें किस तरीके के चेंजेस आए। सर तुरंत म्यूट कर दिया। My respected teachers, Shanti sir,
Very good evening to you. Manish sir, very good evening to you and thank you for having me here. मेरी आवाज़ audible है, clear है? Hello? Hello? आपकी आवाज सुनाई दे रही है उधर? Okay, okay sir. So regarding the commercial aspect, अगर हम व्यवहारिक कला के पैमाने से देखें तो बहुत सारे आवाज बात करो बेटा। ओके तो व्यवहारिक कला के जितने भी अलग अलग मीडियम्स हैं, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, ग्राफिक डिज़ाइन हो, हर मीडियम्स का रिप्रेजेंटेशन अपने आप में अनोखा रहा है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को देखते समझते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपने डेली रोज़मर्रा की लाइफ में। तो एडवर्टाइजिंग का हमेशा से बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। वो जो भी इंफॉर्मेशन उनको अपने कमर्शियल एड से मिलती है, कंज्यूमर्स उसको उसी तरीके से लेना पसंद करते हैं और एक एक काइंड ऑफ कई बार स्टेटस सिंबल भी बनता है। तो बीइंग इन कमर्शियल आर्ट मैंने जो सोचा समझा है और बीइंग एन एजुकेटर, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों तक क्या मैसेज कन्वे करते हैं और किसी भी नॉर्मल से प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एडवर्टाइजिंग का जो मूल होता है वो होता है कि टू इन्फॉर्म द ऑडियंस। तो जब हम स्टार्ट करें, अगर बहुत पहले अगर हम इनिशियली देखें तो प्रोडक्ट हमेशा से रहा है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ को के बारे में लोगों तक हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो पहले ये होता था कि प्रोडक्ट क्या है, उसके फीचर्स को बताएं। बट अब जो ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है वो प्रोडक्ट के फीचर्स से हटके ब्रांड की पर्सनालिटी पे आ गया है कि हम उसको ओवरऑल एज अ ब्रांड कैसे दिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि उससे क्या होता है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी जो प्रोडक्ट को लेकर है वो उसकी यूटिलिटी से ज्यादा उसके ब्रांड या उसके टैग के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गांधी जी को लें तो गांधी जी अगर कोई भी चीज़ को प्रमोट किए हैं तो पहले उन्होंने अपने ऊपर खुद वो चीज़ अप्लाई की है, अपने आप को एज अ पर्सनालिटी उस चीज़ को यूज़ करके रिप्रेजेंट किया है। चाहे वो कॉटन क्लॉथ हो, चाहे वो खादी हो। तो पहले उन्होंने खुद उस चीज़ को दर्शाया है और फिर लोगों ने उस चीज़ को अपने आप से जब रिलेट किया है और फिर वो एक मूवमेंट बना है। तो इसी तरीके से इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो कई बार ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ज़्यादा हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है और इंडियन ऑडियंस को कैसे वो चीज़ समझ में आएगी। उस कॉन्टेक्स्ट से हमें चीज़ों को बनाना और दर्शाना चाहिए। एक एग्जाम्पल है, जैसे एक प्रोडक्ट जिसके बारे में सबने सुना होगा, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसको बहुत सालों तक लोगों ने यूज किया है और एडवर्टाइजिंग कमर्शियल्स जो बनते रहे हैं वो सोसाइटी में इस तरह का एक धारणा उन्होंने प्रेजेंट किया है कि सुंदरता सिर्फ गोरेपन से होती है। पर एक टाइम ऐसा आया जब उसको लोगों ने अपोज किया कि नहीं, सुंदरता सिर्फ गोरेपन से नहीं होती है। तो ब्रांड को अपना नाम चेंज करना पड़ा क्योंकि लोगों ने उसके लिए अपोज किया और लोगों की जब उसकी समझ बढ़ी कि इसको इस एंगल से दिखाना एक सोसाइटी में बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। वैसे ही एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन की किसी भी मैगजीन में अगर एड निकल रहा है तो फीमेल को हमेशा एक फाइन ट्यून करके एक अच्छा फिगरेटिव फॉर्म जो बिल्कुल स्लिम हो, ग्लोइंग स्किन हो, फेयर स्किन हो, वही एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उससे क्या होता है, एक सोसाइटी में डिस्ट्रेस क्रिएट होता है, अनसेटिस्फैक्शन होता है कि और कंपैरिजन होता है। तो जो भी कमर्शियली एडवर्टाइजिंग अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए करता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी में
पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग इन दिस फील्ड, कि इस चीज़ों को हम किस तरीके से दर्शाते हैं और उन चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे हम रिसेंटली चेंज देख रहे हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी कमी हम कह सकते हैं कि हमारे पास कल्चरली बहुत सारी चीज़ें एनरिच्ड हैं। हम बहुत चीज़ों में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत आगे हैं, बट उस चीज़ का प्रमोशन नहीं हुआ है उस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट 5 मिनट्स उस चीज़ का प्रमोशन उस तरीके से, आई एम सो सॉरी, प्रमोशन उस तरीके से नहीं हुआ है। जैसे एक मूवमेंट आया था बीच में कि जो यंगर जनरेशन है वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा फोकस करती थी। जंक फूड ज़्यादा प्रमोट हुआ, मैकडी आया, बर्गर किंग आया, बर्गर्स जो वेस्टर्न कंट्री में ईटिंग हैबिट्स थी उसको इंडिया ने इजीली अडेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल करने थे। बहुत बड़ा एग्जांपल कोक भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कैसे इंडिया में प्रमोट हुए। वही ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडियंस उसको प्रमोट करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। हेल्दी प्रोडक्ट्स को अभी इस टाइम ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल, अडेप्ट करने के लिए सोसाइटी में मैसेज क्रिएट किया जा रहा है। तो थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि आपको थोड़ा जंक फूड को अवॉइड करके अब थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करना चाहिए। तो उसमें जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ा निखर के आ रही हैं। बाहर में भी जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो इंडियन मसाले की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित कर रही हैं, क्योंकि अब थोड़ा गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में वर्क करना शुरू किया है और इन चीज़ों को प्रमोट करने की तरफ उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव लिया है। तो इसी तरीके से हर एक सेक्टर में सोचने समझने की ज़रूरत है और हमें एज अ इंडियंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस चीज़ों में हम स्ट्रॉन्ग हैं हम उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कैसे फ्लरिश करते हैं। थैंक यू। और बदलाव हो रहे हैं आफ्टर दैट पेंटिंग एंड डिस्कशन। इसमें एक बहुत मैं ये समझ एक आर्टवर्क सोसाइटी के नजरिए से सोसाइटी हो गए हैं बदलाव बड़ा रोल करता है। तो चुनाव तक जाऊंगा। आवाज आ रही? मैं इस विषय को दो एग्जाम्पल के थ्रू आपसे बात करूंगा। एक एग्जाम्पल है 983C श्रवणबेलगोला कर्नाटक से गोमटेश्वर बाहुबली की एकाश मूर्ति मोनोलिथिक इमेज है। उस समय का सिनेरियो और उसका रिफ्लेक्शन। और दूसरा एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं, अवनी बाबू की एक कृति है भारत माता, और दो टाइम फ्रेम के, एक उस समय का जब पूरी तरह से भारत एक रिलीजियस इन्वायरमेंट में जी रहा, लेकिन उसमें भी उसने अपनी एक आइडियोलॉजी तय की, और वो आइडियोलॉजी वो थी कि व्यक्ति वही मान्य होगा, वही आदर्श बन सकता है, या समाज का, जैसे अभी उदीप्ति जी ने कहा कि ब्रांड, जो ब्रांडिंग, वो ब्रांडिंग कैसे बनी। तो हर समाज ने अपने काल में एक ब्रांडिंग की, और वो ब्रांडिंग ही आप देखें कि वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र हैं, तीर्थंकर नहीं है।
केवल ही मात्र, और इससे भी मत एसोसिएट करिए कि वो तीर्थंकर के पुत्र हैं इसलिए, वह केवल ही मात्र है। जैन परंपरा में आप सभी जानते हैं कि जैन परंपरा में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होते हैं वो केवल तीर्थंकर होते हैं। उनके आसपास या उनके बाद किसी को कोई महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन एक घटना घटती है, या यूं कहें कि पुराणों ने एक कथा रची, और तीसरा, इससे पहले राम का भी एपिसोड आप ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं उस एरा में आ रहा हूं जिस एरा से आपने भारत को जानना समझना शुरू किया। मैं उस एरा की बात नहीं कर रहा हूं जिसपे आप कहें कि आप प्रमाण की बात करें, इसकी बात, मैं सप्रमाण बात कर रहा हूं। यानी उसके लिखित साहित्य भी हैं और उसके मूर्तमान रूप भी है। 983 सी में, यानी 983 ईस्वी में गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनती है, और जिसमें जिस धर्म में तीर्थंकर ही सर्वोच्च हैं, लेकिन उस धर्म में तीर्थंकर के स्थान पर गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनती है और सर्वाधिक ऊंची मूर्ति बनती है। वो केवल कल के लिए नहीं था, वो आज के लिए भी। और कैसे आज के लिए है ये बताता हूं आपको। कारण पहले उसके पीछे जो कथा रची गई जरा वो सुनी। कथा ये कहती है कि उनके बड़े भाई भरत जब चक्रवर्ती हो गए, और चक्रवर्ती होने के बाद भी उनकी प्यास, उनकी लालसा नहीं बुझी, और अंत समय में उन्होंने अपने भाई पर ही आक्रमण कर दिया राज्य पाने की लालसा से। और भाई ने जब देखा कि केवल राज्य के लिए भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, तो तत्क्षण, यानी वो विजय की स्थिति में थे, बाहुबली उन्हें पराजित करने वाले थे, लेकिन उस विजय की स्थिति में भी वो तुरंत सब कुछ छोड़ते हैं और गहन तपस्या में चले जाते हैं। और यहाँ से जो बाहुबली इमर्ज करते हैं वो आदर्श बन जाते हैं भारतीय परंपरा की। यह तो उस समय की बात है, और उसका परिणाम ये होता है कि 983 ईस्वी में सर्वाधिक ऊंची मूर्ति अगर किसी भी देवता की बनती है तो वह तीर्थंकर की न बन के बाहुबली की मूर्ति बनती है। और जरा उसका आज का सिनेरियो देखिए। प्रत्येक 12 वर्ष पर उनका मस्तकाभिषेक होता है, और वह मस्तकाभिषेक आज भी निरंतर होता है प्रत्येक 12 वर्ष पे। और जब मस्तकाभिषेक होता है, वो मॉडल है, वो एक तरीके से आप ब्रांड एम्बेसडर, जैसे अभी आप गांधी की बात कर रहे थे, उसी तरीके से जैन परंपरा के वो ब्रांड एम्बेसडर है। और केवल जैन परंपरा नहीं, पूरी भारतीय मनसा, भारतीय संस्कृति, भारतीय आत्मा के वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। और परिणाम क्या होता है कि आज भी हर 12 वर्ष पे जब उनका मस्तकाभिषेक होता है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यानी बड़े बड़े गणमान्य लोग वहां पहुंचते हैं मस्तकाभिषेक करने के लिए। यानी उस समाज को, जो 983 ईस्वी के पहले का समाज था, वह निरंतरता में कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर को, पैराडाइम चेंज होते हुए भी, उसके रिचुअल्स चेंज होते चले गए, तमाम चीज चेंज होती चली गई, लेकिन उसका कोर नहीं बदला। और यही कोर भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है। गांधी का ब्रांड एम्बेसडर होना तब तक ब्रांड एम्बेसडर है जब गांधी, अभी उदित्री जी ने कहा कि गांधी स्वयं पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और ये जो स्वयं पर एक्सपेरिमेंट करना है, तब वो ब्रांड वैल्यू उसकी बढ़ती जाती है। और वो ब्रांड वैल्यू, उसका परिणाम ये होता है कि वो कल तक नहीं सिमटा रहता, वह आज भी आता है और भविष्य के लिए भी दिशा निर्देश करता है, जिसका एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण जिसकी मैंने चर्चा की, 902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में अवनीनाथ टैगोर ने एक चित्र बनाया जिसका नाम था भारत माता। उन्होंने भारत माता नाम उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने उसे बंग माता रखा, क्योंकि उस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में एक घटना, एक बड़ी हृदय विदारक सिचुएशन पैदा हो गई थी, और वो सिचुएशन ये थी कि वो अकाल की स्थिति थी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वही वो समय था जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पीक पे था, और सभी अपने तरीके से सहयोग करना चाह रहे थे। इन दोनों सिनेरियो को अगर आप जोड़ दें तो उस बंग माता का पूरा अस्तित्व निकल के सामने आता है। तो वो जो भारत माता की आज की परिकल्पना है, वो कल बंग माता से जुड़ती हुई आज भारत माता में कन्वर्ट होती है, और यह एक तरीके से सोशल डिजाइनिंग का काम करती है, जिसे हम आज के राष्ट्रवाद से भी जोड़ के देख सकते हैं। यानी यह कोई भी बात, यानी कला
हमेशा अपना आश्रय कल से ढूंढती है, आज पुनर्नियोग कल के लिए दिशा निर्देशित करती है। यही उसके डिजाइनिंग का मूल मंतव्य है। और इस तरीके से तमाम अन्य चीजें हैं जिसके ऊपर विस्तार से बात किया जा सकता है, लेकिन पैनल में और लोग बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है कि बाकी लोग भी इस विषय पर बात करें, उसके बाद हम लोग तो बातचीत करते ही हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आतंकवादी का बहुत एग्जाम्पल दिए कलाकार के द्वारा और के द्वारा समाज में बदलाव। चित्रकला विभाग के सीनियर करना चाहूंगा, वो भी प्रकाश भारतीय संदर्भ में जिन्होंने पूरे प्रयास की हिलाया। जी सर, जैसा भी शांति सर ने भी प्रकाश डाला कि भारत माता जो है वो ऐसा चित्र रहा भारतीय संदर्भ में जिसका जो प्रभाव है बड़ा दूरगामी रहा और तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन पर का स्पष्ट रूप से प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक उससे भी पुरानी परंपरा की अगर मैं बात करूं तो भर्तृहरि का नीति शतकम का श्लोक नंबर 12 जो है वो ये कहता है कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीवमान है, तदभाग देयम परम पशु नाम। तो तत्कालीन समाज में ये व्यवस्था थी कि एक कला को आदर्श रूप मानकर और उसके अनुसार समाज की संरचना हो और उसी के जो नियम है उनके आधार पर जो समाज है एक संतुलित रूप से अपना विकास करे। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि सारे समाज में चाहे कितना ही संपन्नता हो कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास में साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है या उसका एप्रिसिएशन वो नहीं कर पा रहा है तो उसे समाज की मुख्य धारा में उसको सहयोगी नहीं माना गया, उसका योगदान एक पशु के समान ही माना गया। तो एक प्रकार से कहा जाए तो कला के महत्व को स्थापित करने वाला ये श्लोक रहा है। और दूसरे प्रकार से अगर इसको देखें तो समाज के विकास के नीति निर्धारक तत्व के रूप में इस श्लोक को हम देख सकते हैं। तो इसी इसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं तो वैदिक युग में हो चाहे मौर्य युग में हो या उसके परवर्ती कालों में भी जो समाज है उसमें कला को एक आदर्श रूप में देखा गया और धर्म के केंद्र में मतलब कि मंदिरों में कला को स्थापित करने का उद्देश्य भी वही माना जा सकता है कि जिस प्रकार से हम जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसको स्थापित करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार से कला के माध्यम से भी उच्च मानवीय आदर्शों को हम स्थापित करें और उनका अनुसरण करें। तो ये जो परंपरा रही है भारतीय परंपरा में, तो ये सोसाइटी को सही दिशा देने का और एक परिवर्तन लाने का केंद्र बिंदु रहा है। अगर आधुनिक संदर्भ की हम बात करें तो हुसैन का एक चित्र मुझे याद आ रहा है, मदर टेरेसा। तो जो जैसे उदीप्ति जी ने भी बात कही ब्रांड एम्बेसडर की, तो मदर टेरेसा उस समय में जब पूरा जो बंगाल है वो दुर्भिक्ष से और दंगों की चपेट से पीड़ित था, तो उस समय उसको सहलाने का कार्य या उसको संभालने का कार्य है वो मदर टेरेसा ने अपने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के माध्यम से किया। और उसी जो कॉन्टेक्स्ट है उसको पेंट करते हुए हुसैन ने केवल मदर टेरेसा का बहुत ही प्रतीकात्मक रूप में केवल जो नीली बॉर्डर वाली साड़ी है वो पेंट की। तो उसके माध्यम से हम एक जो परिचय है मदर टेरेसा का वो प्राप्त कर पाते हैं और जो उनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है या एक जन साधारण का समाज में क्या क्या रोल होना चाहिए, एक समाज में किस प्रकार से परिवर्तन लाना चाहिए, जो हिंसा का वातावरण है या द्वेष का वातावरण है को भुला करके किस प्रकार से आपसी सहचर्य को फिर से बढ़ाया जाए। तो ये इस संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो हुसैन का ये जो चित्र है वो एक लैंडमार्क साबित होता है। इसी प्रकार से जो दूसरे और भी चित्र हैं, चाहे वो आधुनिक समय के रहे हों या परवर्ती या ऐसे भी कह सकते हैं कि मध्यकाल में जो लघु चित्र परंपरा रही है
उसमें भी कुछ चित्र ऐसे हमको दिखाई पड़ते हैं जो तत्कालीन समाज में जो नए कुछ नवाचार हो रहे थे उनको प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो चित्रकला है उसके माध्यम से भी ऐसे उदाहरण हम समाज में देख सकते हैं जो समाज को एक नई दिशा दे करके और उसके परिवर्तन में भागीदार बनने का सामर्थ्य रखते हैं। जी सर। इसी बात इसी बात इसी बात पे पे मेरी आवाज आ रही है? जी सर। इसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाए और जरा इसे मूर्ति कला की दृष्टि से समझे कि आधुनिक मूर्ति कला, खास करके भारतीय मूर्ति कला जो आज की आधुनिक मूर्ति कला है, जिसका श्री गणेश हम कह सकते हैं कि रामकिंकर बैज से मान सकते हैं। तो रामकिंकर बैज ने किस तरीके से जो उस समय का समाज था उसको कैसे इस्टेब्लिश किया और वर्तमान तक आते आते ये चित्रकला की धारा किस रूप में बदलती है, और इस पे प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अमरेश कुमार जी का, तो कि वो कुछ इस पे प्रकाश डालें। जी, आवाज आ रही है सर? हाँ, जब भारतीय मूर्तिकला की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत रामकिंकर से ही मानते हैं, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की। हालांकि इसके पहले ब्रिटिश शासन द्वारा भी देखेंगे कि वो अपने आप को स्थापित करने के लिए मूर्तिकला का जो परंपरा उन्होंने शुरू किया, भारतीय परंपरा से थोड़ा अलग था, यूरोपियन स्टाइल का था। रोमन की जो रोमन मूर्तियों की जो कॉपी की जाती थी उससे इन्फ्लुएंस था। और जब तक ब्रिटिश साम्राज्य रहा तब तक यहाँ पर वैसी मूर्तियां बनी जो वेस्ट से प्रभावित थी, और जो यहाँ के वायसराय होते थे उनकी मूर्तियां बनती थी। तो वो भी एक तरह से समाज को प्रभावित करने के लिए ही बनाई जाती थी, अपने सत्ता को स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए ही बनाई जाती थी। लेकिन जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ा तो लोगों के बीच ये लगा कि हमारी अपनी क्या पहचान है। इस दृष्टि से देखते हुए राम किंकर का नाम जो है वो एक शिल्पकार के पितामह के रूप में लिया जाता है कि उन्होंने जो एक मूर्ति कला की परंपरा शुरू की वो न ही वेस्टर्न था और न ही पूर्ण रूपेण कहेंगे पारंपरिक था, दोनों का मिश्रित रूप था जो भारत को एक विश्व मानचित्र पर दिखाता है, एक उसको जगह मिलता है। उनके विषय वस्तु भी आसपास के जीवन शैली से प्रभावित, और उनके काम करने का जो स्टाइल था वो भी पूरी तरीके से यूरोपीय भी नहीं था और ना पूरी तरीके से इंडियन था। इंडियन का उसमें एक भाव था और जो काम करने का उनका अपना एक शैली था और पूरा अपना उनका व्यक्तित्व निखर के आता था। अब जहां तक समाज में मूर्ति कला का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मेजर चेंजेज आता है, तो ये जब देश आजादी के बाद एक मूर्ति बनी, सतमूर्ति उसका नाम करते हैं, जो पटना में लगी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनवाया गया था, डीपी राय चौधरी साहब ने बनाया था। तो उसमें भारतीय आंदोलन में जिन लोग शहीद हुए थे उनकी मूर्तियां बनी, दांडी यात्रा की मूर्ति बनी। और वो हमारा समय ऐसा था जब भारत का निर्माण हो रहा था। जब भारत का निर्माण हो रहा था तो भारत को बनाने में जिन लोगों ने योगदान दिया था, जो लोग शहीद हुए थे, उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती थी। सजावटी वस्तु नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जब भारत समृद्ध हुआ और इस तरह की स्टैचू धीरे धीरे इसका प्रभाव देखते हैं कि कम होता है, फिर देखते हैं कि हम एक हमारा देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसके पास काफी कहा जाएगा कि गरीब नहीं है, तो कुछ स्थान रखता है। तो अब देखते हैं कि कहीं पर भी, दिल्ली में भी जाते हैं, नोएडा है या और कोई भी जो नई नई सिटी बन रही है, उनके चौक चौराहा पर नेताओं की मूर्तियां नहीं लगी। अब आप गौर करेंगे आज के दौर में जो लग रही है
वो उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूर्ति लगाई जा रही है, जिसमें किसी जाति धर्म से कोई उसका संबंध नहीं है। एक प्रजातांत्रिक माहौल देने का प्रयास करते हैं। उस सेक्टर का नामकरण भी लोग विज्ञान के नाम पर करते हैं। अल्फा बीटा या फिर सेक्टर ए बी सी डी 1 2 3 4, जबकि इसके पहले नामकरण किसी खास विशेष आदमी के नाम से होता था। तो एक प्रजातांत्रिक देश उभर के आ रहा है, तो उसका स्वरूप आप स्कल्पचर में भी देखते हैं कि आज के समय जो चौक चौराहा पर मूर्तियां लगाई जा रही है, अब केवल नेताओं की ही नहीं लगाई जा रही है, उस परिवेश से संबंधित वहाँ का जो गार्डन है उससे संबंधित या कोई इंस्टीट्यूशन है उससे संबंधित स्टैचू लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी देखता है कि काफी मूर्ति कला की दृष्टि से तो वहाँ धन्यवाद अमरेश जी। अब तक हमने 2 वार्ता सुनी और 2 वार्ता का जो मूल विषय था, अभी आपने देखा कि नीति शतकम के वाक्य से बात शुरू हुई। अभी आप लोगों ने 2 बात सुनी कि कैसे पैराडाइम चेंज होता है और उसका इम्पैक्ट कैसे आता है। जैसे सुरेश सर ने अभी कहा कि नीति शतकम का वो वाक्य मात्र नहीं है, वह वाक्य कैसे निष्णात करता है, कला के प्रति एक दृष्टिकोण पैदा करता है, पूरे समाज का श्रद्धा का भाव भरता है। और वो कोई भी कला हो, साहित्य संगीत कला के जो ललित कला के विभिन्न पक्ष हैं, उनके प्रति एक आग्रह का भाव जो समाज में उत्पन्न होता है, वह कहीं न कहीं कला को देखने, कला को समझने और कला के माध्यम से कुछ व्यक्त करने का अवसर पैदा करता है। उसी बात को अमरेश जी ने आगे बढ़ाया और अमरेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जो शायद हम लोग से छूट भी रही थी, वो ये कि कैसे बदलते हुए भारत को उसकी अस्मिता के साथ रखते हुए इन मूर्तिकारों ने अपना कैसे योगदान दिया। उसमें जैसे अभी राम केकर की बात कर रहे थे या देवी प्रसाद की बात कर रहे थे कि नेहरू जी या जो हमारे नेता थे, उन्होंने इस बात को सामने रखा और साक्षात हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में है मालवीय जी ने इस बात को हमेशा ध्यान रखा कि कैसे हम नवीन और पुरातन को एक साथ लेके चले, ताकि वो जो आंतरिक भावना है, क्योंकि सोशल डिजाइनर हम ही हैं, कोई और नहीं है, वो डिजाइनर हम ही हैं। और हम जैसा कलाकार या व्याख्याकार या स्मृतिकार हम ही हैं और हम ही इसमें एक विचार पैदा करते हैं और हम ही जन सामान्य को दृष्टि देते हैं। अगर हम ही है वो हैं, तो हमारी दृष्टि पहले क्या है, जिसकी तरफ आप संकेत दूसरे रूप में कर रहे थे, शासक की भूमिका के रूप में कर रहे थे, वस्तुतः वो शासक की भूमिका से ज्यादा जन आकांक्षाओं की भूमिका है। तो जन आकांक्षा किस तरीके से और उसे प्रेरित कैसे किया जाए,
तो निश्चित तौर पे कला यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि वह जन आकांक्षाओं को एक सरोकार दे देती है कि आप इस रास्ते पे बढ़ो, और जब उस रास्ते पे चल पड़ते हैं लोग तो वो सरोकार उनका पूरा होने लगता है। तो ये भी एक सोशल डिजाइन का मीडियम रहा है। और मैं अब इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मनीष जी की तरफ इस बात को आगे दे रहा हूँ। मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक रूप से। और इस सिलसिले में मैं अब डॉक्टर उदिप्ती जायसवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि कला का जो व्यवहारिक पक्ष होता है उसमें किस तरह के कला के कार्य ऐसे रहे हैं, चाहे वो पोस्टर के द्वारा हो, चाहे किसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के द्वारा हो, चाहे पुराने तौर तरीके के जो विज्ञापन की पद्धति थी उसके द्वारा हो। तो ये इससे कैसे पता चल सकता है कि हमारे समाज में किस तरीके का चेंज या बदलाव आया है जो सोशल डिजाइन के रिलेवेंस को प्रूव करता है। डॉक्टर उदिप्ती। करें, और हम अभी जो करंट सिनेरियो में जो एक कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशन लाने की तरफ गवर्नमेंट भी काफ़ी काम कर रही है ग्लोबली, नॉट इवन इंडिया, जस्ट इवन मेनी कंट्रीज इस तरफ काम कर रही है, विच इज सस्टेनेबिलिटी। प्लीज ओपन अ वीडियो आल्सो। सर मुझे नेटवर्क का थोड़ा डर लग रहा है कि दोनों चीज़ों में कहीं, हाँ ओके, जस्ट इन केस अगर होगा आप बता दीजिएगा, मैं ऑफ कर दूंगी। तो इसमें सबसे बड़ा जो चेंज जिस तरफ ऑल ओवर वर्ल्ड कार्य हो रहा है वो है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी अगर हम इंडिया में जो पद्धति रही है बहुत पहले से, खान पान के तरीके, केले के पत्ते का यूज होना, जमीन पे बैठ के खाना खाना, मूंगफली को पेपर रोल में खाना, तो वो अपने आप में कल्चर रहा है। और इंडिया ने हमेशा से सस्टेनेबिलिटी को बहुत पहले से अडेप्ट किया है और फॉलो किया है। बट जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन बढ़ता गया और प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हुआ, आप कह सकते हैं ना कि नई चीज़ें बनाने के लिए हमेशा प्रॉब्लम्स, डिज़ाइन के लिए कहा जाता है कि डिज़ाइन इज ओनली मेड व्हेन टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने की जगह मे बी जो चीज़ें बनती गई वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती गई, जिसमें से सबसे बड़ा एक एग्जांपल है प्लास्टिक का रिवोल्यूशन आया और उसने ओवरटेक कर लिया, क्योंकि जो अर्बन प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलने लग गए। पॉटर्स की कम्युनिटी अपने आप में एक लुप्त होती जा रही है। पॉटरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कुल्हड़ की धीरे धीरे रिप्लेसमेंट होने लगी, मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट्स बनने लगे, मशीन से ग्लासेस आने लगी जो कि काफ़ी चीपर रेट्स पे मिलने लगी। तो उसकी वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ मार्केट होने लगे। तो अब करंटली अगर उस चीज़ की अवेयरनेस हुई है और इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी काम कर रही है, लोकल फॉर ग्लोबल रिवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है, और कह सकते हैं कि वॉइस अप फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की तरफ जब हम अगर लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं और अपने कंट्री में इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं ग्लोबली, तो हमें वापस से उन चीज़ों को सोचना समझना पड़ेगा और उसके उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा और उसको प्रमोट करना पड़ेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सब जानते हैं कि ये लाई करता है इंडिया में कि हम चीजें बनाते हैं और चीजें यूज भी करते आए हुए हैं। इंडिया हमेशा से रिच रहा है इन सब चीजों में, बट कहीं ना कहीं हम जहाँ पीछे रह जाते हैं वो है उसको एडवर्टाइज या प्रमोट करने में। इंडिया में ऑलिव ऑयल के बारे में सब जान चुके हैं, सब यूज करते हैं अपने घरों में, क्योंकि उनको लगता है कि ऑलिव ऑयल हेल्दियर वर्जन है। तो फॉरेनर्स ने इतने अच्छे से ऑलिव ऑयल को प्रमोट किया है कि वो इतने तेजी से इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया है। लेकिन इंडियंस सरसों के तेल के बेनिफिट्स को ग्लोबली नहीं बता पाए हैं, जबकि सरसों का तेल हमारा ऑलिव ऑयल से कहीं ज्यादा बेटर और हेल्दी प्रोडक्ट है। तो इस डायरेक्शन में शायद हमें इन सब चीजों को रीथिंक करने की जरूरत है, रिवर्क करने की जरूरत है, और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है जब सस्टेनेबिलिटी इतने पीक पे है। तो हमें रूट्स पे जाके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो डिजाइनर्स हैं, उनकी अवेयरनेस इस तरफ लाने की जरूरत है और उस चीज को
आगे हम कैसे फ्लरिश कर सकते हैं, बीइंग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स प्रमोट कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत तरीके से इस चीज़ को अब लाइट में लाने की कोशिश कर रही है थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, कि इस तरह के प्रोडक्ट्स हम कैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी पहुंचाएं और इसका प्रचार प्रसार इतने एक्सटेंसिवली हो कि बाहर के लोग भी प्रोडक्ट्स को यूज करें। इंडिया में बहुत सारी चीजों को हम देखें तो ऑलरेडी प्रमोट होके जो प्रोडक्ट्स बाहर पाए जाते थे अब वो यहाँ धीरे धीरे कैप्चर हो रहे हैं, जैसे एवोकाडो, सैलेड का कल्चर, स्ट्रॉबेरीज, ये सारा इतना ज्यादा, ये सारे प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट को इतने ज्यादा कैप्चर कर चुके हैं कि इंडियन जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो अब लोग उसको यूज कम करके इन सारे प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उसको प्रमोट ऐसे किया जा रहा है कि वो ज्यादा हेल्दी है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इंडिया इस मामले में काफी वेल इक्विप्ड है, बस जरूरत है तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके उसको रिप्रेजेंट करने की, उसको प्रमोट करने की, उसको एडवर्टाइज करने की, और वही एक बेटर पॉजिटिव सोशल चेंज ला सकता है सोसाइटी में। जब तक हम उसके बेनिफिट्स को नहीं बताएंगे और उसको प्रमोट नहीं करेंगे तब तक वो सोशल चेंज और सोशल रिवोल्यूशन नहीं आएगा। थैंक यू डॉक्टर उदिप्ती, इस पूरे काम को बताने समझाने का प्रयास करने के लिए कि कैसे आज के समय में जिस तरीके की व्यावसायिक कला को लेकर दृष्टिकोण बदल रहा है और उसके कारण समाज में जो प्रभाव पड़ रहा है वो एक अलग विचार हो सकता है कि उसका क्या अच्छा पक्ष है या क्या खराब पक्ष है, लेकिन एक पक्ष है। इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा सर भी अपनी बात रखना चाहेंगे, तो सर प्लीज। मैं बात वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, उदिति जी से ही बात स्टार्ट कर रहा हूँ कि उदिति जी ने कहा कि अभी ये जरूरत है, निश्चित रूप से हमें ग्लोबल मार्केट को पकड़ने के लिए इसकी जरूरत तो है, लेकिन उदिति जी एक चीज भी समझें आप कि आज जिस तरीके से हमने ग्लोबल मार्केट में पैठ बनाई है वो सोशल सिनारियो के चेंज के कारण ही बनाई है। आज हमारे कई प्रोडक्ट्स भारत के बाहर भी उसी तरीके से, खास करके जो छोटे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तमाम जगह, इवन जो अफ्रीकन देश हैं, उन तमाम जगह पे भारतीय प्रोडक्ट्स उसी रूप में लिए जा रहे हैं और उनकी सस्टेनेबिलिटी जो है वह कहीं दूसरे प्रोडक्ट से ज्यादा मायने रखती है। यानी लोगों ने विश्वास जताना शुरू किया है भारतीय प्रोडक्ट्स, और भारतीय प्रोडक्ट्स पे जो विश्वास जताना शुरू किया है वह इस कारण शुरू किया है कि भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है और भारत का जो हमारे पास एक बड़ी आप जनसंख्या कहते हैं, वह बड़ी जनसंख्या जिस रूप में उसे न केवल एडाप्ट करती है और बल्कि उसके बारे में उनके बेहतर परिणामों को सामने रखती है, और वो सारी चीजें कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित करती हैं, और ये एक तरीके से हमारी ब्रांडिंग का काम कर रहा है। निश्चित तौर से आपकी बात से सहमत हूं कि इस पे और भी काम करने की आवश्यकता है कई सारी चीजों में। लेकिन सबसे पहले जहां तक मेरा मानना है, ये व्यक्तिगत मानना हो सकता है, कि मेरा मानना है कि जब तक हमारे प्रोडक्ट्स मूल्य आधारित नहीं होंगे, मूल्य आधारित से अर्थ यहाँ पर वहां पर फाइनेंस से नहीं मतलब है, बल्कि उसका वैल्यूज से मतलब है। जो सोशल वैल्यूज उनके भीतर हैं, अगर आपने मस्टर्ड ऑयल की बात की, तो मस्टर्ड ऑयल के पीछे की वो सारी बातें हमें सामने लेके आना होगा, उनके तमाम चीजों को सामने लेके आना होगा, तब हम जाके अपनी पूरी बात कह सकते हैं। क्योंकि भारतीय परंपरा हमेशा से मूल्य आधारित रही, और मूल्य आधारित तब रही है जब उसमें कोई आदर्श की बात रही। धीरे धीरे जो मध्यकाल था जिसपे अमरीश जी प्रकाश डाल रहे थे, और इन्होंने अपने चलते हुए बातों में एक महत्वपूर्ण बात की थी कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट जब तक भारत में राज कर रही थी तो उसने एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी अंग्रेजियत ठूसने की कोशिश की,
और उस अंग्रेजियत का प्रभाव ये था कि हमारे यहाँ के आधे से ज्यादा लोग अंग्रेजियत के प्रभाव में आ चुके थे और उनके खान पान व्यवहार, ऊपर नीचे धोती ऊपर कोट, इस तरीके की चीजें, और जिसपे लेके गगनेन्द्रनाथ टैगोर से लेके नंदलाल बोस से लेके तमाम लोगों ने उस पे अपने व्यंग भी किए हैं अपने चित्रों के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रतिकार था, वो जो प्रतिकार की भावना है, प्रतिकार की भावना आप देखें कि कहीं ना कहीं आज हमारे एडवर्टीजमेंट में भी है। इसलिए पहले तो हम एडवर्टीजमेंट पे सीधा सीधा कॉपी कर रहे थे, विदेशों की कॉपी कर रहे थे, और आज हम उसी एडवर्टीजमेंट को भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं। और उसका जो मोटो है, उसका सीधे मोटो ये है कि भारत, उस प्रचार के माध्यम से भारत पहले रिप्रेजेंट हो, फिर उसका प्रोडक्ट रिप्रेजेंट हो, और फिर उसकी मूल जो अच्छाई है वो रिप्रेजेंट। और इसीलिए आप देखें तो हमारे प्रोडक्ट्स में जो सबसे ऊपर का जो लोगो है, वह या तो हिंदी या तो कुछ ऐसे भाषा में होता है ताकि लोग उस विषय में जाने। और यह केवल एक साधारण चीज नहीं है, बल्कि जैसे हम कोलगेट की बात कर रहे थे, तो कोलगेट और बाटा और टाटा किस तरीके से हमारे जन व्यवहार में घुस गए हमें पता तक नहीं चला। लालटेन, ऐसे शब्दावली, तो शब्द, व्यवहार और उसकी कार्य प्रणाली, ये सारी चीजें मिलकर कहीं न कहीं पूरे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। और जब तक व्यक्ति उन सारी चीजों से परिचित नहीं होता, तब तक प्रोडक्ट्स का भी अपना कोई मायने नहीं होता। जब वो जन व्यवहार में आती हैं, वह दूसरी स्थिति बनाती है। लेकिन जन व्यवहार से पहले जब वह केवल प्रचार में आती हैं, तो बिना मूल्य आधारित हुए उनका वजूद नहीं टिकता है। हमने अमूल दूध की बात की या पहले लैक्टोजन की बात की, तो लैक्टोजन से हम परिचित नहीं थे, लेकिन लैक्टोजन को परिचित कराने के लिए उन्होंने बताया कि इससे पेट खराब होने पे बच्चा इससे स्वस्थ रह सकता है, अन्य दूधों से उसका ये हो सकता है। तो ये जो कंपैरिजन था, यह कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में भरता चला गया, और परिणाम ये हुआ कि लैक्टोजन तब जाके स्वीकार्य हुआ। आपको एक और उदाहरण देता हूँ, नूडल्स। क्या जरूरत थी नूडल्स को आटा नूडल्स बनाने की? आटा नूडल्स बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि भारतीय परंपरा में मैदे से ज्यादा आटे का प्रयोग था, और यह आटे का प्रयोग भारत में होना शुरू, और यही भारत से ज्यादा विदेशों में आटे नूडल्स को बेच रही हैं। ये है इम्पैक्ट भारत का। तो भारत को निश्चित रूप से कई सारी चीजों के बारे में सोचना है, लेकिन उसे अपने सोशल डिजाइन के आधार पर ही इन चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हमारी मूल अवधारणा में, हमारे पूरे जिन चाहे प्रोडक्ट्स की बात करें, जिसकी बात करें, उसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी के साथ रिलीजियस एस्पेक्ट, और रिलीजियस एस्पेक्ट में भी जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी को हम बीच में रखते हैं। और वहां से जो रिलेशनशिप कायम होता है, उसमें एक जो बाइंडिंग बनती है, वो बाइंडिंग कहीं ना कहीं औरों से ज्यादा मजबूत होती है, और वो फेविकोल का जोड़ देके जाती है। जैसे आपको एक एडवर्टीजमेंट के बारे में बताता हूँ, कल मैं देख रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी और बात भी समझ में आ रही थी। उसने कहा कि आपके दादा ने भी इस घोड़े को उठा के अपने उसका कुत्ते की मूर्ति लगवाने की बात की, तो जब आपके दादा नहीं उखाड़ पाए तो आप क्या उखाड़ पाएंगे? तो ये जो भाषा है, भारत की भाषा है, यानी कि आपकी ताकत, आपकी पहचान, आपका रिकॉग्निशन जो है वो अपने पुरखों से ही है। यानी पुरखों से अलग हट के आपका अस्तित्व नहीं है, उसके भीतर एक छुपा हुआ मजाक भी है और संदेश भी है। तो इस तरीके से हमें देखने की आवश्यकता है भारतीय परंपरा में भारतीय चीजों को, और तब जाके हम चीजों को सही दृष्टि से देख सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक कला की बात है, किसी भी मूवमेंट के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए और कभी भी कला ही वो सहारा बनी हर मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। मूवमेंट हमेशा वैचारिक रहा, लेकिन उसका प्रचार प्रसार और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम हमेशा कला रही। चाहे वो गांव में बाइस्कोप रहा हो, चाहे वो राजस्थान की वो क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, कठपुतली, या जो परंपराएं रही हैं, इन परंपराओं के माध्यम से आप देखें। एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं,
भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दो चीजें प्रचार का माध्यम बनी, कमल और रोटी, क्योंकि दोनों चीजें भारत से जुड़ी हुई थी, भारत की अस्मिता से जुड़ी हुई थी। और इसी कारण आज नेपाल के संबंध को देखें तो नेपाल के संबंध में भी आज हम बात करते हैं कि रामशिला वहां से आ रही है। तो ये राम का वो जो संबंध है, जो पुरातन संबंध है नेपाल से, उस संबंध को न केवल स्थापित कर रही है, बल्कि जो शालिग्राम की परंपरा हमारे यहाँ मान्य है कि शालिग्राम के जो पत्थर होते हैं, बीच में चक्र होता है, उस चक्र की जो परंपरा है काली नदी से मिलती है, वह परंपरा हजारों साल पुरानी परंपरा है। और उस परंपरा का अवगाहन कब हो रहा है? 2023 में। और ये बताता है कि हम अपने सोशल स्ट्रक्चर में मूल बिंदु के प्रस्थान बिंदु पे रहते हुए एक, और इसको दूसरे तरीके से समझे, जैसे एक मंदिर होता है, मंदिर का मूल बिंदु गर्भगृह होता है और उसका प्रस्थान बिंदु जो होता है वह जो सर्किल होता है, जिसे हम परिक्रमा पथ कहते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, इनर और आउटर। इनर यानी शानदार प्रकार और निरंधार प्रकार। और निरंधार प्रकार के अगर पूरे सिनारियों को आप समझें तो वो जो भारतीय परंपरा की मनसा है कि अपने को केंद्र के आसपास रख के उस पूरे पृथ्वी की परिधा को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यही भारतीय परंपरा उसके सोशल सिनारियों का मूल रहा है। निश्चित रूप से आज भारतीय परंपरा पर फिर से पुनर्विश्वास करने की आवश्यकता है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जब तक ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, सोशल सिनारियो की बात करना उचित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शांति स्वरूप सनातन इस पूरे कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। और कैसे हम कला, इतिहास, मूर्ति कला और जो पूर्ण कलाएं कही जाती हैं, इन कलाओं पे आगे बढ़ते हुए कैसे व्यवहारिक कला, उसकी सोच और समाज में जो आज के समय में एक व्यावसायिक बदलाव आ रहे हैं हमारी व्यवहारिकता को लाके, उस पे बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। अब मैं इस सिलसिले में बात को थोड़ा आगे बढ़ाने चाहता हूँ और हम अब फिर से चलते हैं अपने इतिहास के दौर में और हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि हम अब कला के इतिहास को सोशल डिजाइन के रिलेवेंस में कैसे मूल्यांकित कर सकते हैं। तो इस मतलब कैसे हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि जो जो बात कही जा रही है कि कला के द्वारा बहुत कुछ बदला है, तो इतिहास में क्या ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसके द्वारा हम बहुत कुछ बदलाव देखते हैं। तो अगर इस मूल्यांकन के बारे में हम लोग एक चर्चा करें थोड़ी देर की तो बड़ा अच्छा रहेगा हर क्षेत्र में। तो मैं ये शुरुआत डॉक्टर सुरेश जहांगीर सर से करना चाहता हूँ। सर प्लीज। जी सर, और ये जो चर्चा है बड़े ही एक नॉलेजफुल टर्न पर है कि बहुत सारे जो पक्ष हैं कला के भी हैं और समाज से संबंधित भी है, तो इस पे हम बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी जैसे कि समाज के संदर्भ में बात करते हैं तो उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है, वर्तमान में क्या है और क्या संभावनाएं हमें दिखती है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी एक नजर डालें। तो पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो जो कला है, स्पेशली अगर चित्रकला की बात करें तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से ही ह्यूमन बीइंग के साथ में रही है, या ऐसा कहा जा सकता है कि इतिहास से पहले अगर कुछ अस्तित्व में था तो अ, आदि मानव स्वयं था और उसके साथ में आदिम कला थी, जो कि हमें गुफा चित्रों के रूप में दिखाई पड़ती है, रॉक शेल्टर्स के रूप में दिखाई पड़ती है। और उस समय की तात्कालिक अभिव्यक्ति, उस समय के जो जनजीवन है, उसका पूरा उसमें एक परिदृश्य हमारे सामने उभर करके आता है। बाद के युग में अगर हम देखते हैं, जब थोड़ा समाज की संरचना हुई, तो उस समय में जो नियम निर्धारित हुए और दो प्रकार की धाराएं लोक कला के रूप में और शास्त्रीय कला के रूप में हम देख सकते हैं। तो जब शास्त्रीय कला की बात आती है तो उसमें जो भेद हम आज देख रहे हैं ललित कला और शिल्प कला में, या कि फाइन आर्ट्स और क्राफ्ट में, वो भेद उस समय नहीं था। जब हम किसी भी भारतीय पुराने ग्रंथ की, पुराणों की बात करेंगे तो वहां पर कला का मतलब केवल शिल्प है, उसमें ललित कला कौन सी है और शिल्प कला कौन सी है, इसमें कोई भेद वहां नहीं किया गया है। और इसी संदर्भ में जब वात्स्यायन के कामसूत्र की चर्चा करते हैं तो 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है, मतलब जीवन के हर पक्ष का समावेश कलाओं के अंतर्गत किया गया, और उसमें जो है चित्रकला को चतुर्थ स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो मानव जीवन, समाज और कला है,
वो तीनों एक दूसरे से बहुत बहुत अंदर तक, गहरे तक जुड़े हुए थे और एक दूसरे पर आधारित। कला समाज पर आधारित रही है और जो कलाकृति है वो केवल कलाकार की ही एक संपत्ति नहीं होकर के और समाज की संपत्ति के रूप में भी हम उसको देखते हैं, जिससे कि समाज को दिशा मिलती है। तो ये तो एक जो प्राचीन परंपरा रही है उसमें हम देखते हैं। बाद में जो ये 1960 के करीब हम देखते हैं कि सोशल डिजाइन का कंसेप्ट आता है और जो अभी वर्तमान में हम कला देख रहे हैं तो वो दरअसल एक ग्लोबल इम्पैक्ट का एक जो है असर भारत की कला पर हम देख सकते हैं, जहाँ पर अब भारतीय जो इंडिजिनस आर्ट है या जो कहें कि वहाँ की संस्कृति आधारित जो कला है उसके साथ 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 में अंतर्राष्ट्रीय कला का एक समामेलन हुआ है, एक मिश्रण हुआ है और उससे जो नई कला उभर करके आती है तो वो एक दिखाई पड़ती है ग्लोबल फॉर्म में। लेकिन इंडियन आर्ट की खास बात यह है कि उसमें उसका जो इंडियननेस है वो इंटैक्ट है, कि उसमें भारतीयता उसमें समाहित है, जैसे शांति सर अभी चर्चा कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और यही शायद हमें लगता है कि यही एक जो कारण है कि भारतीय संस्कृति आज भी है जो एक जीवित संस्कृति के रूप में दिखाई पड़ती है, क्योंकि अन्य सारी संस्कृतियों से, विश्व की अन्य कलाओं से बहुत सारे तत्व इसमें समाहित हुए हैं, चाहे वो यूनान की कला हो, चाहे ईरान से आई हुई कला हो, और एक नई कला के रूप में मूर्ति कला में गांधार रूप में वो दिखाई पड़ती है और चित्रकला के क्षेत्र में देखेंगे तो मुगल कला के रूप में भारतीय और ईरानी शैलियों के मिश्रण से मुगल कला दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से जब कालांतर में जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर हुआ तो उनका आगमन हुआ और उनकी कला से एक नई प्रकार की जो कंपनी शैली है वो हमें दिखाई पड़ती है। और उसके बाद में जब मॉडर्नाइजेशन होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत और सूचना संचार क्रांति होती है, बहुत सारे ऐसे सूचना के जो माध्यम है जिनसे कि पूरे विश्व से सीधे ही जुड़ा जा रहा है। तो जो घटना आज विश्व के दूसरे कोने में 1 घंटे पहले हो रही है वो तुरंत उसी समय लाइव टेलीकास्ट होके भारत में भी देखी जा रही है। तो ये पूरा वर्ल्ड जो है एक यूनिट बन गया है और इस यूनिट में जो आज की कला हम देख रहे हैं वो एक ग्लोबलाइज आर्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से जो पूरा चेंज हम देख रहे हैं, बहुत सारे पक्ष इसमें हैं, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगती है कि भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं वो अभी भी उस ग्लोबलाइज आर्ट में भी हम देख सकते हैं। तो ये मेरा विचार है। आगे शांति सर इस पे और जो प्रकाश डालेंगे तो मुझे लगता है कि और बहुत सारे पक्ष जो हैं वो कला इतिहास की दृष्टि से हम और समझ सकते हैं। जी सर। अच्छा, तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरेश चंद्र जागीर जी के उद्गार, आप सुन रहे थे कि भारतीय कला और भारतीय संस्कृति हमेशा से समावेशी रही और यही कारण रहा है कि भारतीय कला के हमें हमेशा से 3 रूप दिखाई पड़े। एक वह रूप जो भारत का अपना रूप, जो शास्त्रीय कला के रूप में चलती रही, समय काल परिस्थिति में अपना स्वरूप बदलती रही। एक धारा थी जो लोक में विद्यमान थी, वह अपने सतत प्रवाह में चलती रही बिना अपना कोर कॉन्सेप्ट चेंज किए। और एक तीसरी कला थी जो अन्य कलाओं के साथ सामिप्य बनाते हुए, उसमें भारतीयता का भाव भरते हुए और अपनी अपनी ओरिजिन के साथ चलते हुए न उसने भारतीयता को छोड़ा और न ही पूरी तरह उनसे आत्मसात किया, बल्कि बीच के रास्ते को तलाशा
और उसके बहुत सारे परिणाम हमारे सामने आए, जैसे इंडो इस्लामिक की आप बात कर रहे थे, ग्रीको रोमन की बात आप कर रहे थे, आप इंडो ईरानियन की आप बात कर रहे थे, और वर्तमान समय में पाश्चात्य और भारतीय कला के सम्मिश्रण के रूप में कंपनी शैली की बात की। वैसे ही आज के सिनारियों में वो चीज हमें दिखाई पड़ता है कि वो पूरी तरह पाश्चात्य, जिसको हम अपरूपवाद कहें या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कहें, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होते हुए भी अपनी इंडियननेस से कहीं अलग नहीं दिखलाई पड़ता, उसका अपना अलग अस्तित्व दिखाई पड़ता है। यानी वह ग्लोबल भी है तो वही वह भारतीय भी है, तो वही वह लोक भी है, और यही भारतीय संस्कृति और उसकी कला का मूलत्व रहा है। जहां तक एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे सिनारियो में, जहां हमने अपने पहले अपने डिस्कशन में कहा था कि भारत का जो मूल मंतव्य रहा, वह मूल मंतव्य वसुधैव कुटुंबकम का ही रहा, यानी पूरी वसुधा को एक मानने का, लेकिन उसमें प्रायोरिटी हमेशा भारतीयता को बनाए रखना भी था, क्योंकि भारतीयता ही वह चीज थी जो दूसरे को जोड़ने का सामर्थ्य रखती है। क्योंकि हमने हमेशा हमेशा, पूरा मेरा इतिहास गवाह है, पूरी भारतीय परंपरा का इतिहास गवाह है कि हमने कहीं आक्रमण नहीं किया, लोग आए, आक्रमणकारी होके आए या ट्रेवलर होके आए, हमने उन्हें उसी रूप में अडॉप्ट किया और किसी हद तक उन्हें भारतीय बना के ही छोड़ा। तो यह जो भारतीयता की मूल धारा है, यह एक सोशल डिजाइन, यानी हमारे डीएनए में ही है वो सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें हम वो चेंजिंग पैराडिज्म को तो अडॉप्ट करते ही हैं, लेकिन उसमें इंडियननेस को बरकरार रखते हैं। और शायद यही वो कारण है जिसपे अब आपको प्रकाश डालेंगे कि आज के सिनारियो में जो बदलते हुए परिवेश है, जिसकी संक्षिप्त चर्चा करके अमरेश जी रुक गए थे, कि आज के सिनारियो में जो मूर्ति कला है, वह मूर्ति कला में किस तरीके से शैलीगत रूप में पाश्चात्य कला और किस रूप में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि विषय के रूप में वो भारतीय विषय और उन जननायकों को उठा रहे हैं, जैसा आपने संकेत भी किया था कि उन जननायकों की बात की जा रही है जिन जननायकों की पहले कभी बात की ही नहीं गई, केवल नेताओं की बात की गई थी या केवल कांग्रेस के कुछ लोगों की बात की गई थी। आज बदलते हुए परिवेश में हम उन अनजाने चेहरे जो हमसे भूल चुके थे, उन चेहरों को हम फिर से सामने लेकर आ रहे हैं। अभी मैं अमरकंटक गया था, अमरकंटक में, अमरकंटक यूनिवर्सिटी में सबसे पहली जो मूर्ति उसके एंट्रेंस पे लगी हुई है, वह माझी की मूर्ति लगी। तो माझी की मूर्ति यानी अमरकंटक के पूरे सिनारियो, उस विश्वविद्यालय के पूरे सिनारियो के ट्राइबल फेस को सामने रखती है। ठीक इसी तरीके से आज बहुत सारे काम अमरेश जी कर भी रहे हैं, तो मैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर, आज के संदर्भ में यदि देखते हैं तो मूर्तिकला दो धारा में चल रही है। आज भी हम एक मॉडर्निज्म का धारा लेकर चल रहे हैं, और दूसरा एक है कि एक समाज के बीच क्या एक्सेप्ट हो रहा है उसको लेकर चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशन में हम मॉडर्निज्म को लेकर चलते हैं, पढ़ाते हैं। समाज में जो डिमांड है वो सामाजिक परिवेश के हिसाब से डिमांड है, उनके हीरो का डिमांड है। अब हीरो भी बदल गए हैं। पहले खास विशेष नेताओं की मूर्ति बनती थी, धीरे धीरे वैसे लोगों की मूर्ति बनी जिनको भुला दिया गया था। फिर धीरे धीरे जो देश पर प्रेजेंट में शहीद हो रहे हैं आज के समय में, उनकी भी मूर्ति बनने लगी। इसके बाद ये देखते हैं कि नहीं, समाज के अलग अलग दायरे में जो लोग सेवा दे रहे हैं, अपना पूरा जीवन योगदान दिया अलग अलग क्षेत्र में, या बिजनेस के क्षेत्र में, या फिर खेती के क्षेत्र में, या लोक कला के क्षेत्र में, जिन लोगों ने योगदान, अब उनकी भी मूर्तियां बन के आ रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना धीरे धीरे हम संवेदनशील हो रहे हैं कि किसी खास एक पक्ष की न मूर्ति बना के समाज में जो हर तबके का योगदान है उनकी भी मूर्तियां बन रही है, और समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है। हमारी जो एक एकेडमिक क्षेत्र में जो मॉडर्निज्म की पढ़ाई हो रही,
इसका एक खास दायरा है, शहर, महानगर, वहीं तक सीमित है। हम उसको ग्रामीण परिवेश में ले जा करके नहीं स्थापित करें या वहां पर उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आज भी हमारा हिंदुस्तान जो है वही बस रहा है और उनके अनुसार ही डिमांड आ रहे हैं और उसके अनुसार ही काम हो रहे हैं। आज भी हम लोग दो धारा में जी रहे हैं, एक अपने मूल धारा में जी रहे हैं और एक विदेश के दौड़ के धारा में जी रहे हैं, उनके साथ दौड़ने के लिए कर रहे हैं, वैश्विक धारा, क्योंकि उनके रेस में कैसे हम आगे निकलेंगे। लेकिन आज भी हम उनके रेस में आगे नहीं निकल पाएंगे, ना कभी निकलने की उम्मीद है, क्योंकि आपका जो एशियन कंट्री है उसका मूल कुछ और है, वेस्टर्न का मूल कुछ और है। हम हमेशा उसके पीछे ही रहेंगे, आगे जाने की कभी सोच ही नहीं सकते। यहाँ आगे पीछे का प्रश्न नहीं, उनका अपना सातत्य है और हमारा अपना सातत्य। तो इसमें मेरा मानना है कि ये आगे पीछे का प्रश्न नहीं, ये हमारी ही मंशा थी कि हमने उन्हें आगे बताया और हमने ही इतना फ्रीडम दे दिया कि वो हमें पीछे बताने लगे। ऐसा वस्तुतः है नहीं। अगर ऐसा कारण था तो क्या कारण था कि ब्रिटिश म्यूजियम आज भारतीय कलाकृतियों से भरी पड़ी? ऐसा क्या कारण है कि पूरे विश्व के कोई भी ऐसा म्यूजियम नहीं होगा जहां नटराज की एक प्रतिमा न हो? ये बताता हमने हमारे तमाम लोगों ने एक तरीके से मानसिक गुलामी जो ओढ़ रखी थी, केवल ओढ़ पहले ही नहीं रखी थी, आज भी ओढ़ रखी, और खुद से अपने आप को पीछे किए हुए मान के बैठे हुए हैं कि हम तो उनसे पीछे हैं। वस्तुतः हम कहीं से भी उनके पीछे नहीं। आज योग प्राण बनता है, जिसका पतंजलि के महाभाष्य में उसका पूरा सूत्र आता है, वहां पे जिस तरीके से अडॉप्ट किया जाता है, आज वही योग 184 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या यह भारत की ब्रांड एम्बेसडरशिप नहीं है? ये है। जरूरत है आज, जिसको उदिप्ति ने एक बार संकेत किया था, कि हमें कहीं न कहीं इन सारे पैरामीटर से निकलकर अपने को ग्लोबल स्तर पर देखने की आवश्यकता है। और जब तक हम स्वयं नहीं देखना शुरू करेंगे तब तक दूसरे का नजरिया नहीं बदल सकते। इसलिए अपने चीजों पर विश्वास करिए, आगे बढ़िए। और निश्चित रूप से आपका जो दूसरा कथन था उससे मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि ये जो आज का नया दौर का जो स्वरूप हम लेके वैश्विक स्वरूप अपने ऊपर ओढ़े चले आ रहे हैं, वो भारतीय जनमानस तो छोड़िए, जो एशिया पैसिफिक में जो क्षेत्र है वह उससे सरोकार नहीं रखते, लेकिन भारतीय चीजों से वो सरोकार रखते। तो क्यों ना हम इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भारत के मूल में हमेशा से सहयोग, सहभागिता और समन्वय, ये तीन चीज रही है। ये नोट किया जाना चाहिए, सहयोग, समन्वय और सहभागिता। इसी पे यही हमारे कल्चर का कोर है कि हम समन्वयवादी भी हैं, हम सहयोगी भी हैं, और हम एक तरीके से, क्योंकि हम अपने आप को कभी, और आज आपकी बातों से ये स्पष्ट हुआ कि हम स्वयं में कभी अपने आप को आगे रखते ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एलोरा का कैलाश मंदिर अपने आप में विश्व का आश्चर्य है। पूरे विश्व में कहीं कोई ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं है जो ऊपर से नीचे डबल ट्रिपल मंजिल काट के बनाया गया हो एक उसमें। दुर्भाग्य है हमारा कि हम उसे, हमारे 7 आश्चर्यों में वो नहीं आता। ये हमारा ही दुर्भाग्य। उस मंदिर को गढ़ने वाला जो शिल्पी है, जानते हैं वो क्या कहता है? अभिलेख है, पूरा अभिलेख है, रिटन अभिलेख। वो कहता है कि 7 समंदर को स्याही कर दूं, पूरी धरा को कागज कर दूं और स्वयं सरस्वती लिखने बैठ जाए
तो भी इसकी कथा नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि यह मेरा कर्म है ही नहीं, यह तो ईश्वर ने मुझसे करा लिया। हमारी परंपरा में ये जो बात है, वो हमेशा सब कुछ करने के बाद पीछे हटने की जो परंपरा है, यही भारतीयता का मूल है। और यही भारतीयता के मूल में जो सोशल स्ट्रक्चर है, यह आज तक, जैसे कि अभी जहांगीर जी कह रहे थे, कि भारत की वह परंपरा केवल कल की परंपरा नहीं थी, वह आज की परंपरा है, और वही सतत धारा है जो आगे कलाओं के माध्यम से बढ़ती चली जा रही है। तो बहुत सारे और पैनलिस्ट हैं, मैं डॉक्टर महेश जी को आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर अपने विचार रखें। डॉक्टर महेश जी। धन्यवाद सर। हमारे बीच में डॉक्टर महेश सिंह सर हैं, जो प्रिंट मेकिंग सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं सर से भी निवेदन करूंगा कि वो अब तक इस पैनल में बैठ के बहुत कुछ सुन रहे हैं, तो अगर वो अपने विचार भी इस संदर्भ में रखें कि हम कला के इतिहास को कैसे मूल्यांकित कर सकते हैं, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर उदिप्ति से भी कहूंगा कि थोड़ा सा कंटिन्यू करें। अभी हमारे पास लगभग 30 मिनट का समय है इस सेशन के। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अभी शांति सर कह रहे थे कि और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कैसे किस तरह से हमने उसको हमारे लिए चुनौती रहा, या किस तरह से हम लोग उसको पुरातन मान के अभी सामाजिक स्वरूप कैसे बदल रहा है। फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। हम लोग टेक्निक चाहे हमने विदेशी अपनाई, लेकिन देसी बहुत हमने देखे जो राजा रही वर्मा के समय से क्या है कि उन्होंने कोरियोग्राफ टेक्निक हमने रखी, लेकिन जो एक कलाकृति है कि वो किस तरह में आगे बढ़े, तो वो है कि सिर्फ राजा रविवर्मा के बाद में हमने जिस तकनीक का उपयोग करते हुए आगे बढ़े, तो उसमें तकनीक का जो एक प्रभाव रहा है, तकनीक चाहे वो रही है, लेकिन उसमें जो एक झलक वीरेंद्र दास के काम में भी हम देख सकते हैं, चित्त प्रसाद के काम में भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हम पूर्णतः स्वदेशी हम नंदलाल बोस के काम में देख सकते हैं। तो वो एक परिदृश्य है, जो वो एक सारांश हमें दिखाई देता है। उसके बाद में नंदलाल बोस के बाद में उन्होंने चाहे जापानीज टेक्निक से वो चीजें सीखी हो, लेकिन उसमें भी उन्होंने वो जो भारतीयता का वो एक उसमें वो समाज की हम बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से भारतीयता को रखा। तो जितने सारे उनके तीनों कट देखते हैं हम आज भी, तो उसमें जो सहज पाठ के जो जितने सारे विजुअल्स हैं, उन सब में हम जो एक सराउंडिंग के जो परिदृश्य हैं, सराउंडिंग के जो
एलिमेंट्स है उनको उन्होंने यूज करके उस संयोजन को ये जो बात केवल मूर्तिकला में या सिर्फ पेंटिंग में या सिर्फ में जो हम कहते हैं कि पहले कला काफी कला से पहले ही कि उसमें शिल्प के नाम से जानी जाती। बाद में जब हुआ कि वो कालू और चालू कला की उसमें आ गई थी एक कॉमर्शियल और एक विजुअल, तो वहाँ पे लेकिन उससे पहले वो एक ग्रुप था उस चीज का, उसमें अलग अलग वो नहीं था। ऐसी सेम चीजें यहाँ पे प्रिंट मेकिंग में भी बात हुई थी कि वो टेक्निक का हम लोग पूरा मेथड जो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंट मेकिंग ऐसा तो नहीं कि भारतीय था, उसमें तकनीक भी भारतीय थी। बाद में कुछ लोगों ने उसमें भारतीयता का समावेश किया, जिसमें हरिदास ने बहुत सारा काम किया। उसके बाद में कुछ काम अगर कुछ काम ऐसे हैं जापानी टेक्निक से इंस्पायर होके भारतीयता का समावेश किया, जो एक सामाजिक परिवेश को सुदृढ़ करता है। तो ये इस माध्यम में सिर्फ मूर्ति कला या चित्रकला या कला न होकर उसमें प्रिंट मेकिंग का और इवन जो व्यवहारिक कला है उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे उम्मीद है I'm audible। अब इसी कंटिन्यूएशन में मैं डॉक्टर उदीप्ति से उदीप्ति जी आप हैं, मुझे लगता है किसी कारण से। यस सर। हेलो। यस सर। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस जितना भी अभी तक का ये वाला जो हम लोगों की बातचीत हुई है कि हम कला के इतिहास को कैसे एक सोशल डिजाइन के नजरिए से मूल्यांकित कर सकते हैं, उसके बारे में आप अपनी भी दृष्टिकोण रखने का प्रयास करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे और अगले पैनल में हम बात करेंगे कि समाज के विकास में कला के माध्यम से आखिरकार हासिल क्या किया गया है और जो हासिल किया गया उससे किस तरीके का बड़ा बदलाव आया जिसने सोशल डिजाइन के रूप में कर दिया हो। तो मैं एक बार बात को तरफ से रहा हूँ, प्लीज। सर, मैं इस बारे में चर्चा करने से पहले शांति सर की एक बात को रिपीट करना चाहूँगी। अभी मैं रिसेंटली एलोरा होके आई हूँ, कॉलेज के ट्रिप लेकर गई थी, तो मुझे सच में मतलब उसको सामने से महसूस, जो हमने पढ़ा था और जो सामने से देखा, उसको देखने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि क्यों नहीं एलोरा अजंता की वो पोजीशन बन पाई है जो बाकी कंट्रीज में। अब जैसे अजंता की हम पेंटिंग्स देखते हैं, क्यों नहीं अजंता के पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स उस तरीके से एडवर्टाइज हुई, मार्केट हुई जैसे मोनालिसा की हुई है। मोनालिसा में क्या है ऐसा खास है जो उसको उतना मिस्टीरियस तरीके से, ऑब्वियसली वो खास है, पेंटर्स है, हम सब आर्टिस्ट हैं, पर उसको जिस तरीके से बताया और समझाया गया है उस तरीके से क्यों नहीं अजंता की पेंटिंग्स के बारे में एडवर्टाइज किया गया है। वो अपने आप में एक अनोखी चीज है जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। जितनी भीड़ मोनालिसा के पेंटिंग के आगे लगती है, उतनी भीड़ अजंता की पेंटिंग्स के आगे क्यों नहीं लगती, वो क्यों खाली है। तो ये एक बहुत बड़ा थॉट चल रहा था माइंड में जब मैं वहां गई थी, और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है जब उसको सामने से हमने उसको देखा और महसूस किया कि पहले के कलाकारों ने कितना बेहतरीन काम किया है और इंडिया इस मामले में कहीं आगे है। दूसरी बात में अगर हम हिस्ट्री पे जाएं और कमर्शियल एस्पेक्ट से बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि शुरुआती तौर पे वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट से शुरुआत हुई, जब लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में घूम घूम के प्रचार प्रसार करना होता था। उसमें भी अलग अलग इनोवेटिव तरीके से लोग अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते थे, बोलने का, सबके कहने का तरीका अलग था और उसकी अपनी एक यूनिकनेस थी। धीरे धीरे फिर जब वो चीज़ें ट्रैवल होती गई, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स में उसको ढाला गया। रेडियो एडवर्टीजमेंट आया, टेलीविजन आया, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मास प्रोडक्शन। तो जो इंडिविजुअल टच था, ये कस्टमर को उसके प्रोडक्ट के ओनर से कनेक्ट करता था, वो चीजें कहीं ना कहीं कमर्शियल एस्पेक्ट पे मास प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जनरलाइज्ड वे में प्रेजेंट करने लगी गई। तो मास प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम करते हैं तो कोई भी एक चीज का प्रचार हम
ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक एक जनरल तरीके से कैसे पहुँचा सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा चेंज था कि जब हम पर्सनल कॉन्टैक्ट से एक चीज़ों को बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि उसकी खासियत क्या है, उसकी खूबी क्या है, और जब हम किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स को जनरलाइज्ड वे में एक एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल के माध्यम से बताते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग एथिक्स आ जाता है, फिर उसमें हम किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस तरह के विजुअल्स यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों में कई तरह की लिमिटेशंस आ जाती हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे, ये भी एक एक थॉटफुल चीज़ होती है कि हम जो भी चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वो कितना बड़ा चेंज लाएगी। तो इसी तरीके से जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसको ऑथेंटिसाइज करने के लिए एक सिंबल्स का लाया गया तरीका कि ट्रेडमार्क होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, जिससे ब्रांड की एक ओरिजिनलिटी महसूस की जा सके और लोगों में एक डाउट क्रिएट ना हो कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से एक ऑथेंटिकेशन होता था और इंफॉर्मेशन जहां से आ रही है और जिस तक जा रही है, वो ट्रैवलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है और वो कितना एथिकल है और ऑथेंटिक है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। बट आज के टाइम में अगर हम देखें, जो कि इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है थ्रू इंटरनेट मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, तो इंफॉर्मेशन कई ही जगह से, कई माध्यमों से आती है और उसका ऑथेंटिकेशन कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट करता है कि जो भी मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है वो कितना सही है या नहीं है। तो उसके लिए भी रिसेंटली अब गवर्नमेंट ने कई सारे रेगुलेशंस लाए हैं, गाइडलाइंस लाई हैं कि आजकल जैसे सोशल मीडिया ब्लॉगर्स हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करते हैं, बताते हैं उसके फीचर्स के बारे में, जो कि ऑब्वियसली पेड होता है या नहीं होता है, और वो कितनी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो ये सही है या नहीं है, उसका भी ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो उसके ऑथेंटिकेशन के लिए अब गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन लाया है कि जो व्लॉगर्स हैं वो अगर कमर्शियल के बारे में लोगों तक, मास ऑडियंस तक अगर कोई मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो अगर वो सही नहीं पाया गया तो उसके लिए उनको पैनलाइजेशन या पनिशमेंट के वो होंगे। तो इन तरह की चीजों जो पहले से इन सारी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक जरिया बनाया गया, हर एक चीज के पीछे एक मीनिंग था और किस तरीके से मैसेज को लोगों तक पहुंचाया जाए और किस तरह का चेंज लाया जा सकता है, उस पर एक कंट्रोल था। बट अब उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। फ्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी है और कहीं ना कहीं उसके कॉन्स भी हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो हर चीजों का एक देखने का, समझने का नजरिया सबका अपना हो सकता है, बट जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो कहाँ से आ रही है और तब हम उस पे अपना एक्शन दें, और जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनका बिहेवियर कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो भी एक बहुत सोचने समझने का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो इसी तरीके से अगर हम कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो जैसे जैसे रिवोल्यूशन आया है वैसे वैसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं और फ्यूचर में भी आते रहेंगे। नई नई टेक्नोलॉजी का जैसे एडवांसमेंट होता है वैसे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे कमर्शियल एडवर्टाइजिंग या कमर्शियल डिजाइन पे पड़ता है, और हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन्हीं को अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मीडियम बनाना पड़ता है। जैसे पहले टेलीविजन कमर्शियल्स में बहुत जल्दी कंज्यूमर्स उसको अडेप्ट करते थे क्योंकि उनमें जो कैरेक्टर्स का विजुअलाइजेशन होता था उससे लोग अपने आप को रिलेट कर पाते थे, चाहे वो एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, वो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना पसंद करते थे जो एक्टर्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो उनको अपना रोल मॉडल मानते थे। तो इसलिए ब्रांड पर्सनालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी कि वो क्या कह रहे हैं और क्या इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं और लोग उनसे इंफॉर्मेशन कैसे लेकर अपने लाइफस्टाइल में उसको अडेप्ट कर रहे हैं। तो हमेशा से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कमर्शियल सेक्टर ने, और आज भी वो रोल मॉडल्स चेंज हो गए हैं। अब सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर्स तक लिमिटेड नहीं है, अब जनरल पब्लिक भी अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट कर सकती है।
उसका ज़रिया बहुत हद तक चेंज हो चुका है कि कौन क्या बात कह रहा है और उसके फॉलोवर्स कितने हैं, उसके व्यूज़ कितने हैं और उसके हिसाब से लोग उनको फॉलो करते हैं और आगे उनकी चीज़ों को अडैप्ट करते हैं। तो हमेशा से ये चेंज और शिफ्ट रहा है और रहेगा भी। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है जो काफ़ी हद तक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है। कमर्शियल सेक्टर में डिज़ाइनर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके हम अपने एडवांसमेंट की तरफ कैसे उसको देखते हैं और उन चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं। तो अब फ़र्क यही है कि एक मशीन से जब इंफॉर्मेशन जाएगा और उसमें कितना पर्सनलाइज़ेशन है, अगेन वापस से वो हमें रूट्स की तरफ लेके जाता है कि जब एक मशीन कोई चीज़ हमें बताती है और जब एक ह्यूमन टच के साथ ह्यूमन्स अपने बातों को बताते हैं, तो उसपे भी काफ़ी हद तक काफ़ी रिसर्चेज़ हो रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी हो रही है और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे लोगों को क्या चीज़ समझ में आती है, उनका बिहेवियर चेंज कैसे होता है किसी भी प्रोडक्ट की तरफ। इन सारे एस्पेक्ट्स पे बहुत सारे रिसर्चेज़ अभी हो रहे हैं और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा कि हम ह्यूमन्स उन चीज़ों को कैसे सोचते समझते हैं और एक मशीन उस चीज़ को कैसे सोचता और समझता है। और यही चीज़ हमें मशीन से अलग करती है। थैंक यू डॉक्टर उदिप्ती। आपने इस पूरे सिलसिले को जो आगे बढ़ाया और बताया। अब मैं लगभग इस पूरे कार्यक्रम के आखिरी दौर में है, फिर इसके बाद हम लोग कुछ एक्सपर्ट कमेंट्स लेंगे अगर जो हमारे इस समय ऑनलाइन गेस्ट हैं उनके थ्रू। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है क्योंकि भारत जो है पिछले लगभग 2000 साल के दौरान इसने बहुत सारे तरीके के दौर देखे हैं, बहुत सारे तरीके का सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन देखा और इन दोनों को मिलाने के बाद ही इन्हीं सब का एक पार्ट होता है जिसपे हम बात कर रहे हैं, सोशल डिजाइन। क्योंकि हम इतना सब कुछ बीत जाता है इतिहास, फिर उसको अलग अलग नजरिए से देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि समाज में जो जो इस तरीके के कला के डिजाइन के मूवमेंट्स रहे हैं, उसमें जो एक हमारे देश में बहुत सालों तक राजशाही परंपरा रही है। राजशाही परंपरा से जब हम लोकतंत्र की तरफ बढ़े हैं, तो इसमें आर्ट ने कैसे अपनी बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है भी कि नहीं निभाई है, और निभाई है तो कैसे निभाई है, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा सर से इस पूरे की शुरुआत करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी तकनीकी कारण से डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा सर अभी नहीं जुड़ पा रहे। मैं तब तक डॉक्टर जहांगीर सर से निवेदन करूंगा कि वो सर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाले, फिर उसके बाद। जी सर। वैसे जैसे अभी डॉक्टर उदीप्ति जी कह रही थी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं। तो अगर सही मायने में हम देखते हैं तो जो आर्ट है उसका जनरलाइजेशन हो गया है। और मैं इसको अगर देख पा रहा हूँ तो पेंटिंग में एक मूवमेंट हुआ है पॉप आर्ट 1950s में। एंडी वॉरहोल उसके जो अग्रदूत थे और उन्होंने ये बताया कि कैसे एक सामान्य आर्टिस्ट, सामान्य लोग भी सेलिब्रिटी बन सकता है। तो सोशल मीडिया ने उस चीज़ को चरितार्थ कर दिया है। प्रैक्टिकली हम देख पा रहे हैं कि आज हमारा एक अपना स्पेस है, हम खुद सेलिब्रिटी हैं, कितने लाइक्स हमको मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये एक जो सोशल सिनेरियो है उसमें बहुत बड़ा चेंज हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली। अब जैसा सर ने आदेश किया है कि कैसे राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ में कला का जो है परिवर्तन हुआ है। तो शुरुआत अगर हम देखते हैं तो कला की शुरुआत वैसे तो एक सामान्य रूप से हुई, सामान्य अभिव्यक्ति से हुई। बाद में जैसे जैसे शासन व्यवस्थाएं स्थापित हुई, धीरे धीरे वो राजतंत्र के संरक्षण में फली फूली और आगे बढ़ती रही। धर्म से इसका नाता रहा, राजतंत्र से नाता रहा। अगर हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो चाहे वो बाइजेंटाइन आर्ट से शुरू होती है, रोमन एम्पायर की है, या ग्रीको आर्ट है, या फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो मौर्यन एम्पायर की है या गुप्त काल की है, तो उसमें राजाओं ने इसको भरपूर संरक्षण दिया और कला जो है और विकास करती रही। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे क्योंकि समय है और परिवर्तन है, तो इसके साथ में जैसे एक राजतंत्र का अस्त होकर के दूसरा राजतंत्र का उदय होता है, तो कथानक में परिवर्तन होता है, शैली में परिवर्तन होता है और कलाकार उन परिवर्तनों को अपनाते हुए आगे बढ़ता जाता है। भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो जो सबसे पहला उदाहरण मेरे एक ध्यान में आ रहा है कि लॉयन कैपिटल जब हम देखते हैं
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जिसको माना गया। तो वो जो परंपरा का जो शिल्प है, लॉयन कैपिटल है, सारनाथ में जो संग्रहित है, सिंह शीर्षक परगा, तो उसको देखने मात्र से जो एक राजकीय वैभव का आभास होता है, वो अपने आप में एक अद्भुत है। लेकिन उसका जो संबंध है सामान्य लोगों से भी उसी प्रकार से है कि क्योंकि वो एक किसी राजा को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो पूरे एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। और इस प्रकार से जो कला का राजतंत्र से लोकतंत्र में शिफ्ट है, वो बहुत ही ग्रेजुअल है और बहुत स्मूथ है। तो इसमें इसको ट्रेस कर पाना अगर साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तो स्पष्ट है, लेकिन कला की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कला में हमेशा से ही, चाहे वो राजतंत्र रहा हो चाहे लोकतंत्र रहा हो, कलाकार हमेशा से ही स्वतंत्र रहा है। चाहे वो कथानक चित्रण राजा के आदेश पे कर रहा है, लेकिन उसकी कल्पना और उसकी शैली और उसके रंगों का चयन या छोटे मोटे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कलाकार अपनी कल्पना से हमेशा बना दिया करते हैं। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो कला में हमेशा लोकतंत्र के तत्व का समावेश तो रहा ही रहा है। लेकिन एक रिमार्केबली अगर हम देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जैसा शांति सर ने भी जिक्र किया था, भारत माता का जो चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो बनाया, उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। और जो कला पहले मुगल शैली के रूप में केवल दरबारी कला मात्र हो गई थी, वो धीरे धीरे बाद में और राजर्षय के अभाव में भी, परिस्थितिवश भी, कलाकारों ने अपने स्वयं की दिशाएं खोजने का प्रयास किया। और आज बढ़ते हुए जो वो कला है वो समकालीन कला के स्तर तक पहुंच चुकी। तो ये मेरा एक ब्रीफ जो ऑब्जर्वेशन था। तो अब ओवर टू यू सर। को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शांति स्वरूप सर से निवेदन करूंगा कि सर इस बात को बताने का प्रयास करें कि कैसे राज साहित्य से लेके जो पूरा दौर गुजरा है, पुराने समय के जैसे गुप्त वंश हो गया, मौर्य काल हो गया, शुंग हो गए और बहुत सारे जो भी माना भारत में आया, फिर मुगल काल आया, फिर उसके बाद कैसे हमारे यहाँ उपनिवेशवाद आया, कॉलोनियल पीरियड आया और उसके बाद जो लोकतंत्र आया जिसपे आज हम लोग करीब करीब लगभग 70 साल के आसपास है। उस दौर में जो कला बदली है उसने क्या बदलाव किए सर प्लीज। मेरी आ रही? देखिए, सबसे पहली बात, जैसे कि अभी जहांगीर सर ने कहा कि हमारे यहाँ कलाकार स्व उद्भूत, उसे किसी आश्रय या पराश्रय की जरूरत नहीं थी। उसकी कला निधि ही उसके विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त थी। और फिर वो किसी राजा के आश्रय में जाए, लेकिन वो पूरी तरह से उनके ऊपर उसका नियंत्रण कभी नहीं हो पाया। और यही कारण था कि आप देखें, राजतंत्र में निर्मित कला में कभी भी कलाकार अपने आप को सामने लेके नहीं आता है। उसके लिए कला मतलब रचना, संसार ही उसका मूल था। ऐसा नहीं हुआ विदेशी जैसे उसमें हम देखते हैं कि माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल की से जो यात्रा शुरू होती है और वो अनवरत कलाकार विशेष की कला होती चली जाती है, ऐसा कभी नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि कलाकार उस कर्म को करने का केवल श्रेय नहीं लेना चाहता था, वो श्रेय से बिल्कुल अलग हट के था। उसे वह कर्म करना उसके दैनंदिन जीवन का एक अंश हुआ करता था और उसे पूरा समाज एक महत्व देता था। और यही कारण था कि आप देखें कि जब मुगल काल के बाद, जब मुगल कलाकारों को राजाश्रय का अभाव होता है, तो वही मुगल कलाकार निकलकर चंबा, तंजौर, मुर्शिदाबाद तमाम जगह जाते हैं और राजाश्रय के साथ साथ उन्होंने अपनी ओन शैली का विकास किया, जिसे हम कलम शैली के नाम से जानते हैं। कलम शैली के साथ जो ब्रिटिश शैली थी, जिसे हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं, वहां पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो जो भारत का सामाजिक विन्यास है वही उपस्थित होता है। और यही कारण है कि जब हम स्वतंत्रता
आंदोलन के समय अब हम एक दूसरा सेगमेंट उठाने जा रहे हैं। नंदलाल बोस के हरिपुरा कांग्रेस की बात करें या अन्य कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करें जिसमें उन्होंने पंडाल में जो चित्र बनाए, वो चित्र एक तरफ भारतीयता से ओतप्रोत थे, शैलीगत दृष्टि से और विषयगत दृष्टि से। यानी कलाकार पूरी तरह से इतना स्वतंत्र था कि वह अपने तरीके से अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र था। और यही कारण है कि सोमनाथ होर जैसा व्यक्ति, जो कि पूरी तरह कम्युनिज्म विचारधारा के होते हुए भी उन्हें उसी रूप में अडॉप्ट किया गया और मान्यता मिली, जबकि भारतीय परंपरा पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रख रही थी। लेकिन यह भारत का हृदय ही है। मैंने कहा था समावेश, वो 3 शब्द क्या बोले थे? समावेश, सहभागिता, समन्वय। तो ये जो 3 भाव थे, ये समन्वय, सहभागिता और सहयोग, यह जो 3 बातें थी, इसने हमेशा उसके कोर में काम किया। और यही परिणाम था कि हम लोकतंत्र की तरफ जब शिफ्ट भी हुए तो हमें पता तक नहीं लगा कि हम कब लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ गए, राजतांत्रिक व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आते हुए। और यही कारण था कि जो हमारे पुराने जो नेता थे, उन्होंने इसी विचारधारा को आगे सामने रखा, तमाम कलाकारों को प्रश्रय दिया, और उन्हें प्रश्रय देने की आवश्यकता नहीं थी। फिल्म की लाइन में अगर आप बात करें तो सत्यजीत रे ने क्या उठाया? अगर आप टोटल उठा के देख लें, बंदनी से लेके और वो लास्ट तक की उनकी फिल्में उठा के देख लें, तो उसमें वो स्वयं कलाकार भी हैं, निर्देशक भी हैं, इवन एक्टर भी हैं। और इन सारी व्यवस्थाओं में उठा के अगर हम देखें तो कलाकार अपने स्वतंत्र विचारधारा, आज के फिल्मों की बात कर लें तो एक तो है कि जैसा कि शासन चाहता है वैसी फिल्म बनाने, लेकिन कोई गुरेज नहीं है जो दूसरे तरीके की फिल्म बनाते हैं, आप उसे स्वीकारें। अभी पठान एक फिल्म आई जिसपे तमाम विवाद खड़े किए, लेकिन आज उसी पठान ने तमाम रिकॉर्ड भी तोड़े। और यही है भारत की सहभागिता, समन्वय और सहयोग। यानी कला अपनी बात पुरजोर तरीके से भारत में रखने की हमेशा उसने कोशिश की, समय के साथ भी चली, समय की मर्यादा में भी बंधी रही। लेकिन समय ने जब समय ने कोई कुठाराघात किया तो उसे प्रतिघात भी करने से वो नहीं चूकी। और यही कारण है कि आज भारत की जो लोक कलाएं हैं, चाहे वो मधुबनी हो, वारली हो, ऐसी तमाम लोक कलाएं आज वैश्विक पटल पे अपना स्थान रख पा रही हैं। उन्हें किसी के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं थी, वह स्वतः स्व उद्भूत कला थी। और इसको अगर आप बहुत पीछे से जोड़े, जैसे आपने गुप्त कला से बात की, तो गुप्त कला की विशेषता क्या है? गुप्त कला की जो विशेषता है वो सहज है, स्वाभाविकता है और सरल है। ये 3 बातें लोगों ने पाश्चात्य जगत में, ये 3 बातें बहुत बाद में समझ में आई। सरलता की बात, उसे सिंप्लीफाई करने की बात बहुत बाद में समझ में आई, लेकिन भारतीय कला में उन्होंने संयत प्रदर्शन हमेशा किया। यही कारण है कि वह, और उसके पीछे जो हमने एक तीसरी बात की थी, स्पिरिचुअलिटी की बात की थी, क्योंकि मानवता उसके केंद्र में रहा। मानवता केंद्र में रहने के कारण कला कभी प्रथमभ्रष्ट हुई ही नहीं, कभी उसे किसी अन्य साधनों की भारत में आवश्यकता नहीं पड़ी कि भारत में वो कहने की कोशिश करे कि मुझे पहचानो। वो अपनी पहचान समाज के साथ चलती रही। समाज के तमाम जो भारतीय संस्कृति, जिसकी चर्चा एक बार जहांगीर जी हमसे कर भी रहे थे कि सर भारतीय संस्कृति पे थोड़ी बातचीत की जाए। भारतीय संस्कृति कोई एक बात नहीं है, वो संपूर्ण है। हमारे व्रत, त्योहार, मान सम्मान से लेके हमारी मान्यताएं, हमारी आदत, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान। अभी चर्चा अमरेश जी कर रहे थे, ऑर्नामेंट्स की चर्चा कर रहे थे। हमारे के यहाँ ऑर्नामेंट्स को भी केवल श्रृंगार पक्ष से नहीं जोड़ा गया, बल्कि उसका औषधीय रूप बताया गया कि कौन सा अंगूठी पहनने से क्या रोग निवारण हो सकता है, कौन सा क्या पहनने से, नथिया पहनने से क्या होगा, कान में कुंडल पहनने से क्या होगा। यह सब जीवन के अनिवार्य तत्वों के रूप में विकसित हुए, न केवल श्रृंगार के रूप। और यही कारण है कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है आज भी उसी तरीके से अखंड, अस्थाई और चिरंतन है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि सभी ने अपने अपने विचार विभिन्न मुद्दों पर रखे। अब हम इस पूरे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, और मैं फोरम ओपन करता हूं, अगर हमारे जो भी इस समय ऑनलाइन गेस्ट जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ अपने रिमार्क्स या उनके कुछ प्रश्न हो तो हम एक दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रयास करेंगे। फोरम इज नाउ ओपन फॉर द ऑल पार्टिसिपेंट्स। अगर कोई इस बारे में अपने विचार रखना चाहता है या इस बात को आगे बढ़ाना चाहता है या कोई प्रश्न है उसके, या तो चैट बॉक्स में पुट कर दें या आप देख लें। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। प्लीज। हाँ सर, मेरे हिसाब से ये जो जानकारी हमारा हो रहा है सस्टेनेबिलिटी एंड अदर थिंग्स, अपने जो मॉरल वैल्यू के जैसे, इसके जो पथ है, जो वे है, जो स्ट्रक्चर है, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम रिप्रेजेंट करना होगा ताकि न्यू जनरेशन इसको एक हैबिट और एक पार्ट, स्टडी का पार्ट के हिसाब से ले। तो इसके लिए हमें ऐसे कुछ बंदोबस्त या व्यवस्था करना पड़ेगा कि ये पार्ट हम बचपन से ही बच्चे को दे, और इसके साथ रिलेट करके एग्जाम्पल अभी न्यू के साथ ऐड करके इसका बेनिफिट्स क्या है, पुराने भारतीय तथ्य की और जो वैल्यू के जो जितना हमारा हैबिट्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें भी न्यू एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और उसके स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप, जूनियर स्कूल, मिडिल स्कूल, फिर सीनियर स्कूल, इसके अकॉर्डिंग अगर जाए तो ये रूट तक पहुंचेगा मेरे हिसाब से। तो सस्टेनेबिलिटी की जो वैल्यू है आज का जनरेशन करना चाहते हैं, पर उनके पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमें रिसर्च के द्वारा आप लोगों के पास है, आई थिंक। ये प्रश्न किसका था? अब नाम तो पता नहीं। नाम भी बता दें participant। जयंती ने प्रश्न किया। अच्छा, तो जयंती जी, आपका प्रश्न और सुझाव एक साथ था। इसमें प्रश्न भी था और सुझाव भी था। आपके सुझाव का स्वागत है। और जहां तक प्रश्न की बात, अभी एक बहुत महामारी का दौर गुजरा है, कोरोना, और गुजरा नहीं है अभी हम सभी के बीच में। ये भारतीय परंपरा और उसके आचरण का ही कमाल था कि हम सबसे बड़ी और सबसे कम घनत्व, मतलब घनत्व वाले देश में, ज्यादा घनत्व वाले देश में और सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में हम इस महामारी से सकुशल बाहर निकलने की स्थिति में हैं। तो वो संभव क्यों हुआ? वो आपने पूछा, कहा कि हमारी नई जनरेशन तक वो बात नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने काढ़े के रूप में, आपने श्वसन क्रिया के रूप में, आपने योगा के रूप में और तमाम चीजों के रूप में इस पीरियड में ही आपने पहुंचाई। दूसरी बात, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इसी बात पे विचार कर रही है कि कैसे हम एक समावेशी विचार लेके आए जिसमें हमारे प्राचीन भारत का गौरव भी मौजूद हो और जो नवीन प्रौद्योगिकी है, विज्ञान है, उसमें भी हम आगे बढ़ सकें। तो इन दोनों विचारधाराओं का एक समन्वय तो हमें अभी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित रूप से इसे जो बात करने की आवश्यकता है वो बात करने के रूट लेवल से आवश्यकता है, प्राइमरी लेवल से आवश्यकता है, और उसके लिए एक समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता, इसमें सबकी सहभागिता की आवश्यकता पड़ेगी। और सभी अपने अपने तरीके से, केवल हम गवर्नमेंट की तरफ से ये चाहेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो कम से कम हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आपके आसपास जो भी, जहां भी हैं आप, अपने आसपास के जो पुरातात्विक चीजें हैं, जो साहित्य हैं, अगर इनसे आप बच्चों को परिचित कराते चले जाएं
तो उनका मन एक तरीके से बनता चला जाएगा और वो फिर हम ये कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे कि हमने बच्चों को ये नहीं दिया। तो मेरा एक अपना ये सुझाव है कि आपने निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण, अगर हमारी जनरेशन ही नहीं तैयार होगी तो फिर इस बहस का कोई मायने नहीं रह जाएगा। हमारी जनरेशन को भी इस मनसा से तैयार करना है कि वो भारतीय परंपरा, भारतीय सामाजिक संरचना और भारतीय जो उसके मूल्य हैं उन पे गौरव महसूस कर सके, और केवल महसूस न करे बल्कि उसे आगे बढ़ाने का यत्न करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम अभी बिल्कुल सही समय पे हैं, तो मैं आप सभी का, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा सर, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट एंड डिजाइन, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने अनुभव और अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से कला के इतिहास के बारे में हम लोगों को सुदृढ़ किया कि कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू से लेकर आज तक सोशल डिजाइन के रिलेवेंस में इतिहास किस तरीके से काम किया और इतिहास में दस्तावेज क्या क्या अवेलेबल रहे। इसी सिलसिले में डॉक्टर सुरेश चंद्र जांगीर सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने चित्रकला के माध्यम से अपनी बातों को बताया कि कैसे सोशल डिजाइन के रिलेवेंस में हम शुरू से लेकर पिछले 2000 या 5000 साल का जो सामाजिक विकास भारत का रहा है उसमें कैसे कला ने सोशल डिजाइन के रिलेवेंस में बात की। इसके उपरांत हमारे साथ उपस्थित तीसरे पैनलिस्ट डॉक्टर अमरेश कुमार, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक आर्ट में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट BHU। उन्होंने अपनी बातों को मूर्ति कला और वर्तमान कला में जो इंस्टॉलेशन आर्ट चल रही है उस सिलसिले में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया कि सरकार कैसे कैसे काम कर रही है और हम लोग किस उसमें है। हमारे साथ ही आगंतुक इसी के साथ हमारे जो एक पैनलिस्ट थी, इस समय अभी अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर उदिप्ती जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट, का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये बताया कि व्यवहारिक कला, विज्ञापन और इनके पक्ष का भी हमारे सामाजिक डिजाइन में क्या क्या अंतर पड़ा है, क्या क्या असर पड़ा हुआ है। और साथ में हमारे मित्र और बड़े भाई के तौर पे काम कर रहे हैं हमारे फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में डॉक्टर महेश कुमार, जो कि प्रिंट मेकिंग सेक्शन में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, इन्होंने भी प्रिंट मेकिंग के नजरिए से अपनी चीजों को बताया। साथ ही साथ सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ शाम को 4 से 6 बजे, और ये जानेंगे कि भारत में जो राजनीतिक मूवमेंट हुए हैं वो उसमें सोशल डिजाइन का काम क्या हुआ है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सर।